हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस मैराथन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस मैराथन क्लास में यू डबल ई सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। तो यू डबल ई में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी कुछ इस मैराथन क्लास में बताएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको सभी टॉपिक को समझा देंगे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस मैराथन क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं यू डबल ई में, तो यू डबल ई का प्लेलिस्ट में भी हमने आप सारे टॉपिक को पढ़ा दिया है और उसका नोट्स भी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो वहाँ से आप लोग कंटेंट को उठाकर पढ़ सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी हमने वीडियो और पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड कर दिया है। तो आपके लिए इतना काफ़ी कुछ है, आप इस तैयारी करेंगे तो पास हो जाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए अब आज की इस मैराथन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 6 तक चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 में जो आपका इल्यूमिनेशन है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उसको देखेंगे। फिर जो आपका लैंप्स है, मतलब कि जो इनकैंडेसेंट लैंप हो गया, मरकरी वेपर लैंप हो गया, सोडियम वेपर लैंप हो गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट लैंप हैं उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक हीटिंग वेल्डिंग। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हम बताएंगे उसका हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदीपन से संबंधित विभिन्न पदों को परिभाषित कीजिए। यानी कि इल्यूमिनेशन चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो सभी डिफिनेशन को पहले देख लीजिए, क्योंकि यहीं से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फ्लक्स किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रकाश विकिरण की मात्रा को ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये आपका कोई, ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से लाइट आप स्ट्राइक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ये लाइट स्ट्राइक होती है। तो कोई भी प्रकाश स्रोत हो उससे 1 सेकंड में, मतलब प्रति सेकंड में जितनी भी प्रकाश विकिरण, और यहाँ पे जो किरणें आ रही हैं आपको पहले बता चुके, प्रकाश क्या है, प्रकार का विकिरण ऊर्जा है। तो जितनी भी प्रकाश की विकिरण की मात्रा होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ में आ गया होगा आपको। किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड प्रकाश विकिरण की जो वैल्यू होती है उसी को ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। और ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उसे ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। और किसी ल्यूमिनस बॉडी से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली प्रकाश विकिरण की मात्रा है क्या कहलाती है, लाइट फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स कहलाती है। इसे ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। कहने का मतलब जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उसे क्या बोला जाता है, ल्यूमिनस बॉडी कहा जाता है। और किसी ल्यूमिनस बॉडी से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली प्रकाश विकिरण की मात्रा है क्या बोला जाता है, लाइट फ्लक्स बोला जाता है। और इसको ज्योति फ्लक्स भी कहा जाता है। अब देखिए इसका यूनिट देख लेते हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है, मतलब प्रदीप फ्लक्स या ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक जो होता है ल्यूमेन होता है। तो मतलब ल्यूमिनस फ्लक्स को किस में मापते हैं, हम ल्यूमेन में मापते हैं। और इसका प्रतीक जो होता है फाई होता है या फिर क्यू होता है। ये भी पॉइंट आप याद रखिए। इसके बाद अब बात आती है कि ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। तो देखिए, ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को स्पेसिफाई करने के लिए करते हैं। कहने के मतलब जैसे एक प्रकार का, जब आप इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे चुंबक, तो चुंबक द्वारा जो मतलब कि फ्लक्स उत्सर्जित है, मान लीजिए कि ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नेट है। अब इस चुंबक से जो भी फ्लक्स निकलती है, उसी की वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी प्रकाश स्रोत से जो भी मतलब कि जो भी प्रकाश की विकिरण निकलती है उसकी मात्रा को ही ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लैंप है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई लैंप है। तो अब ल्यूमिनस फ्लक्स का हम किस लिए प्रयोग करेंगे, तो लैंप द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, अब लैंप हमको कितना प्रकाश दे रहा है इसको कैसे वैल्यू करें, कैसे मापेंगे, तो इसी के लिए हम ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो एक लैंप द्वारा, मान लीजिए आपका ये लैंप है, एक लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की मात्रा को स्पेसिफाई करने के लिए, यह लैंप कितना प्रकाश उत्सर्जित किया, इसी की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कि ल्यूमेन और इलेक्ट्रिक यूनिट में क्या रिलेशन है। तो एक ल्यूमेन जो होता है वो 0.0016 वाट के इक्वल होता है, और एक वाट में जो होता है 625 ल्यूमेन होता है। एक ल्यूमेन में 0.0016 वाट होता है और एक वाट में 625 ल्यूमेन होता है। अब हमारे देखिए अगला टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। देखिए जो सॉलिड एंगल वाला हमारा टॉपिक है, मतलब कि घन कोण।
देखिए यहाँ पर किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे ठोस कोण कहा जाता है। इसका यूनिट जो होता है स्टेरेडियन होता है, यह 3D होता है, जबकि प्लेन एंगल आपका 2D होता है। कहने का मतलब जो आपका सॉलिड एंगल है ये इस प्रकार से नहीं होता जैसे आप यहाँ पर इस प्रकार से एंगल देखते हैं और ये बोलते हैं कितना है ये 90 डिग्री है, तो ये 2D होता है। जो प्लेन एंगल जो होता है वो 2D होता है और जो कि सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D होता है। जैसे कि यहाँ पर हम कैसे परिभाषा इसको स्पेसिफाई करेंगे, तुमने बताया किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे ठोस कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक कंसीडर किया एक गोला, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि यह आपका गोला है, ये स्फीयर है आपका, इसका रेडियस जो है r है, ठीक है। फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक गोला है, इसका रेडियस जो है ये इसका केंद्र है और इसका रेडियस r है। तो गोले के केंद्र पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। मान लीजिए हम क्षेत्रफल ले लेते हैं इतना क्षेत्रफल ले लेते हैं और ये क्षेत्रफल a है। अब इस क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर ऐसे यहाँ पर ये गोले के केंद्र पर जो भी एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं ठोस कोण, मतलब कि सॉलिड एंगल बोलते हैं। और वही परिभाषा में हमने बताया है किसी गोलाकार आकार की सतह पर लिए गए किसी क्षेत्र द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसे हम ठोस कोण कहते हैं। तो यही यहाँ पर बताना चाहते हैं आपको। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से एक ये गोला है और इस पर एक छोटा सा एरिया लिया गया है a, जिसका क्षेत्रफल a है, और ये गोले के केंद्र पर जो भी एंगल बनाता है वो डी पाई बनाता है, डी फाई। तो जो डी ओमेगा है यहाँ पर, तो जो भी एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं ठोस कोण। अब यहाँ पर देख सकते हैं परिभाषा की बात करें तो सॉलिड एंगल बराबर क्या हो जाएगा a अपान आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर फार्मूला होता है ना, एंगल इक्वल होता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो चाप यहाँ पर कितना है, चाप यहाँ पर कितना लगाया गया है, ए लगाया गया है। ये जो एरिया यही आपका चाप है, ए है, और ये त्रिज्या यहाँ पर देख सकते हैं आर स्क्वायर लिया गया है। और यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया, गोले का जो एरिया है कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर और नीचे भी कितना पाई अपन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक घन कोण में यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो डी फाई आया है, डी ओमेगा जो आपका आया है वो 4 पाई स्टेरेडियन आएगा। तो कहने का मतलब किसी गोले के पृष्ठ क्षेत्र द्वारा केंद्र बिंदु पर निर्मित कोण को घन कोण कहते हैं। कितना कोण बनाता है 4 पाई स्टेरेडियन। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ल्यूमिनस फ्लक्स आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स का मतलब होता है, देखिए ल्यूमिनस फ्लक्स जो होता है कि कोई भी लाइट सोर्स है वो 1 सेकंड में कितना लाइट एमिट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लाइट दिख रहा होगा और ये जो किरणें दिख रही है ना यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे, यही है फ्लक्स। तो कोई भी लाइट सोर्स होता है वह पर सेकंड में कितना लाइट एमिट कर रहा है उसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। और इसका लूमेन जो होता है, उसका यूनिट जो होता है वो लूमेन होता है। लूमेन का मतलब होता है कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा लूमेन है तो ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, कम लूमेन है तो कम ब्राइटनेस होगा। अब लूमेन देखिए यहाँ पर देखिए इस लाइट को आप ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा ब्राइट है तो कहेंगे इसका लूमेन ज़्यादा है, ये ज़्यादा लूमेन का लाइट है, इसका भी ज़्यादा है, और इधर जो यहाँ प्लस दिखा है ज़्यादा है और ये सब क्या है ये कम है, तो इनका लाइट आउटपुट जो है वो कम है। मतलब जो लूमेन वैल्यू का अगर मान ज़्यादा रहेगा तो बल्ब ज़्यादा ब्राइट कर मतलब ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करेगा, अगर लूमेन वैल्यू कम होगा तो प्रकाश कम उत्पन्न करेगा। तो यही मतलब होता है लूमेन और लूमिनस फ्लक्स का। जिस प्रकार से अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो चुंबक क्या होगा, मतलब कि अधिक पावरफुल चुंबक होगा। तो इसी प्रकार से जो लाइट है अगर उसका लूमेन जो है ज़्यादा है तो ज़्यादा चमक उत्पन्न करेगा, और लूमेन उसका कम है तो वह कम चमक उत्पन्न करेगा। तो यही होता है लूमेन और लूमिनस फ्लक्स। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बाद आपको इसमें सॉलिड एंगल भी बताए थे। सॉलिड एंगल मतलब कि घनकोण क्या होता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको हमारा नंबर पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग भेजिएगा कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसका यूनिट जो होता है वो लूमेन कैसे आता है, इसका आप डेरिवेशन करके हमको बताइए। क्योंकि समझा दिए हैं, जो लोग समझ गए होंगे इसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो जो यूनिट लूमेन होता है लूमिनस फ्लक्स का, उसका यूनिट लूमेन कैसे आता है। अब देखिए हमारा आज का टॉपिक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब कि ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होगा। आप लोग इसको पढ़े होंगे क्लास 9th में, वहाँ पर आप मात्रक पढ़े होंगे, मतलब कि मात्रक क्या होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, जैसे कि
द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, उसी प्रकार ज्योत तीव्रता का मात्रक भी कैंडला आप लोग ये जानते होंगे। लेकिन ज्योत तीव्रता होता क्या है इसको बता देते हैं। ज्योत तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब आपको पता ही चल गया है, और इंटेंसिटी मतलब होता है कितना कोई चीज़ कितना तीव्र है। अगर कहेंगे ये इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो कहेंगे कि इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि वो कितना तीव्र है। ठीक है, देखिए अब पहले इसको पहले जो परिभाषा दिया है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं आपको। इसमें करा है किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी विशेष दिशा में पर यूनिट सॉलिड एंगल में उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको कैंडिला में व्यक्त करते हैं। अब इसको समझते हैं, जो भी वर्ड बताया गया है उसको हम बिल्कुल इमेज के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पर आप इस इमेज में इसको आप ध्यान से देखिए, इसी में समझा देंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी का परिभाषा आप कभी नहीं भूलेंगे। तुमने बताया किसी भी लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में एक यूनिट सॉलिड एंगल में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसी को बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब मान लीजिए ये यहाँ पर एक आपका ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर जो यस दिख रहा है ना, ये आपका लाइट सोर्स है और यही जो है प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर चूँकि जो यस है, यहाँ पर आप जो यहाँ पर यस देख रहे हैं, अब ये जो है प्रकाश उत्पन्न कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट होता है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, अब ये प्रकाश उत्पन्न करेगा तो चारों तरफ उत्पन्न करेगा। लेकिन यहाँ पर हम वही प्रकाश जो ये लाइट है उसी को हम यहाँ पर यस से दिखाए हैं। ठीक है, अब ये लाइट है, ये चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा पीले कलर का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हमने बताया कि किसी भी लाइट सोर्स द्वारा किसी एक निश्चित दिशा में, तो मान लीजिए डायरेक्शन यही है और यहाँ पर हम एक निश्चित दिशा ले लेते हैं ए। ठीक है, मान लीजिए ये कितना है आपका, यहाँ पर इतना, ये इसी एरिया में ये फ्लक्स उत्पन्न कर, अब ये लाइट है तो इतने एरिया का हम ले रहे हैं, केवल ये इतने एरिया का ले रहे हैं। ठीक है, अब ये लाइट सोर्स है, ये फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। अब ये यहाँ पर अगर ये जो यहाँ पर जो आप ये एरिया देख रहे हैं, इतने में अगर ये फ्लक्स जो उत्पन्न करता है वो फ्लक्स का मान होता है डी फाई इतना फ्लक्स है। और यहाँ से यहाँ पर यस पर जो एंगल बन रहा है वो कितना है, डी ओमेगा एंगल है। परिभाषा में भी तो यही बताया हमने आपको, किसी भी प्रकाश स्रोत आपका ये हो गया, किसी भी प्रकाश स्रोत या लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में, ऐसा नहीं है कि चारों तरफ, एक निश्चित दिशा पर यहाँ पर हमने लिया, एक निश्चित दिशा में इकाई घनकोण, यहाँ पर डी ओमेगा जो है आपका वो 1 होगा। इकाई घनकोण में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को बोलेंगे हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कहने का मतलब अगर यहाँ पर जैसे कि इतना पे हमने लिया और इसमें मान लीजिए या इसमें मान लीजिए 2 किरण आ रही है, 2 किरण मतलब दो किरण मतलब 2 फ्लक्स है, केवल 2 फ्लक्स है। और आपका डी ओमेगा जो है, मान लीजिए डी ओमेगा आपको बता चुके हैं 1 है, मान लीजिए 1 स्टेरेडियन में, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा आपका, तो परिभाषा देख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी का आई इक्वल होता है डी फाई। डी फाई में बताया 2 फ्लक्स है केवल, इतने एरिया में जो विशेष निश्चित दिशा है आपका उसमें केवल 2 फाई मतलब 2 फ्लक्स है, तो 2 फाई बटे कितना होगा, 1 होगा। तो हम कहेंगे क्या, कहेंगे कि इतना एरिया मतलब इस दिशा में जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो दो कैंडिला है, दो, या कहेंगे हम दो ल्यूमेन और जो उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन का। ठीक है, तो 2 कैंडिला होगा। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत द्वारा, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई घनकोण, यहाँ पर ये जो आपका डी ओमेगा है वो 1 होगा। इकाई घनकोण के अंतर्गत जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड एंगल जो आपका डी ओमेगा है ये, और इतने एरिया में ये डी फाई है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा डी फाई, जो आई इक्वल हो जाएगा, आई मतलब होता है इंटेंसिटी, इसको मतलब आई से डिनोट करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी को, डी फाई अपॉन डी ओमेगा। और फाई का मात्रा आपको पता है, फाई का मात्रा होता है मतलब फ्लक्स, फाई का मतलब ल्यूमेन, और इसका स्टेरेडियन जो घनकोण जो सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल इसका होता है स्टेरेडियन हम बोलते हैं एस आर से। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा लुमेन अपान एस आर मतलब कि स्टेरेडियन, और लुमेन अपान स्टेरेडियन को ही बोलते हैं हम कैंडिला बोलते हैं। तो कहने का मतलब लुमिनस इंटेंसिटी का जो मात्रक होता है वो कैंडिला होता है। अब अगर आपको उस चित्र से नहीं समझ में आया तो आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ लीजिए। जो यहाँ पर चित्र है वही उसमें बताया था। इसमें देखिए लाइट सोर्स है यस, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो ओमेगा है, और ओमेगा से एक निश्चित दिशा में, ये दिशा हम ये लिए हैं ये वाला। अब इसमें जितना फ्लक्स होगा, क्योंकि प्रकाश तो ये उत्पन्न कर रहा है चारों तरफ इस प्रकार, तो इसमें जितना फ्लक्स होगा उसको ही क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलेंगे। तो आई इक्वल इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मान लीजिए अगर फ्लक्स एफ उत्पन्न हो रहा है तो एफ लिखेंगे, और एंगल कितना है ओमेगा, तो ओमेगा लिखेंगे। तो एफ इक्वल आई इक्वल क्या हो जाएगा, एफ अपान ओमेगा, और मात्रक होगा कैंडिला।
अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ नोट्स में भी हमने लिखा है कि आई बराबर होता है F/W। एफ जो है आपका फ्लक्स है, और डब्ल्यू नहीं, सॉरी डब्ल्यू नहीं, ओमेगा है ये, ठीक है, ओमेगा है ये। तो आई इक्वल F/ओमेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कैंडेला। और उसी प्रकार कैंडला, इसको कैंडला बोलिए, इसका पुराना मात्रक जो है, जो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी में जो तीव्रता होता है उसका पुराना मात्रक कैंडला पावर भी बोला जाता है। तो कैंडला पावर का मतलब होता है ल्यूमेन अपॉन सॉलिड एंगल। ल्यूमेन क्या है, एफ मतलब फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, और ओमेगा जो है आपका वो सॉलिड एंगल है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप चित्र बना सकते हैं एग्जाम में। ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ पर एक निश्चित दिशा लिए हैं हम, इसी निश्चित दिशा में जितना फ्लक्स होगा और सॉलिड एंगल जो आपका होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लिखा है इसको समझा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, माना प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न फ्लक्स डी फाई, यहाँ से मतलब जो प्रकाश स्रोत है इस बिंदु से डी ओमेगा जो है आपका सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, और यहाँ से जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो डी फाई है। तो जो तीव्रता आई इक्वल हो जाएगा डी फाई अपॉन डी ओमेगा, और इसका मात्रक कैंडिला होगा। और सामान्य शब्दों में समझे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पावर इमिटेड बाई इट पर यूनिट सॉलिड एंगल, मतलब पर यूनिट सॉलिड एंगल में किसी भी लाइट सोर्स से जितना फ्लक्स एमिट होता है उसकी वैल्यू को ही बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मापने के लिए हम फोटोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए बात आती है, कभी कभी एग्जाम में ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछ लेगा और इसका मात्रक पूछ लेगा कि जो तीव्रता क्या है, जो तीव्रता का मात्रक बताइए। तो आप जो तीव्रता लिख देंगे और उसका मात्रक कैंडला लिख देंगे। और कभी कभी होता है कि कैंडला की ही परिभाषा पूछ लेता है, तो कैंडला की परिभाषा आपको बनाना आना चाहिए। किस प्रकार से बनाएंगे, किसी प्रकाश स्रोत अर्थात लैंप से यूनिट स्टेरेडियन के घनकोण में प्रति सेकंड उत्पन्न ल्यूमिनस फ्लक्स को कैंडेला या यूनिट कैंडला अथवा पावर कैंडला पावर कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में परिभाषा, इसको आप लिख सकते हैं कैंडला को। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है ल्यूमिनस इफिशिएंसी, मतलब कि ल्यूमिनस इफिशिएंसी क्या होता है। देखिए ल्यूमिनस इफिशिएंसी जो होता है, तो किसी भी प्रकाश, इफिशिएंसी आपको पता ही है किस प्रकार से काउंट करते हैं, किस प्रकार से इसको मेजर करते हैं। तो किसी भी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा दी गई पावर इनपुट के अनुपात को लैंप इफिशिएंसी कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, कोई भी ये मान लीजिए एग्जांपल में कोई भी ये लाइट बल्ब है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ये लाइट बल्ब है। अब ये जितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है उसको ले लीजिए, और इसको जितना पावर दिया गया है उसको ले लीजिए। उस दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, लैंप इफिशिएंसी कहलाता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से उत्पन्न कुल ल्यूमिनस फ्लक्स तथा दी गई पावर इनपुट के अनुपात को लैंप इफिशिएंसी कहा जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो देखिए दिया गया है ल्यूमिनस फ्लक्स जो दिया गया है, इसका यूनिट होगा ल्यूमेन, और पावर इनपुट का होगा, मतलब पावर का मात्रक मतलब जानते हैं वाट होता है। तो इसे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लैंप इफिशिएंसी का इसका मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन पर वाट। तो कोई भी लाइट सोर्स हो, कोई भी लाइट हो, यहाँ पर जैसे कोई भी लाइट हो, वो कितना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है उसको ले लीजिए, और कितना आपने पावर कितना मतलब उसको पावर दिया है, जितना पावर दिए हैं उसको, और ल्यूमिनस फ्लक्स, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, लैंप इफिशिएंसी कहलाता है। और इसका यूनिट तो आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट पता है, ल्यूमिनस फ्लक्स का ल्यूमेन होता है और पावर का वाट होता है, तो इसे ल्यूमेन पर वाट में व्यक्त किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही, टाइम बहुत कम रहता है इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो बना पाते हैं। अब हम अगले सेशन में आपको बताएंगे कि स्पेस हाइट रेशियो क्या होता है। बाकी आपको यहाँ पर जितना भी आप नोट्स में हम दिखा रहे हैं और जितना बताए हैं आपको, वो सब आप नोट करते चलिए। डेफिनेशन है वो है ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस, ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस। तो देखिए ब्राइटनेस आर ल्यूमिनेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी और एरिया का जो रेशियो होता है उसे हम ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस कहते हैं। तो ल्यूमिनेंस इक्वल हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी अपॉन एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसी को बोला जाता है ल्यूमिनेंस। और हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। एक बार फिर से यहाँ बता देते हैं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, किसी भी लाइट सोर्स से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत जो भी ल्यूमिनस फ्लक्स होता है उसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर एक स्फेरिकल है और यहाँ पर मतलब कि लाइट सोर्स एस है, तो यहाँ पर एक निश्चित दिशा में, तो यहाँ पर हम एक निश्चित दिशा इस प्रकार से लेते हैं और यहाँ पर एक एरिया ए ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो
ओमेगा सॉलिड एंगल होगा और ये जो लाइट सोर्स है उस एरिया में मतलब एक निश्चित दिशा में जितना भी ल्यूमिनस फ्लक्स होगा उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की परिभाषा आपको बता दिए थे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल होता है कितना, मतलब कि कितना ल्यूमिनस फ्लक्स है और कितना घनकोण है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इक्वल ल्यूमिनस फ्लक्स अपान स्टेरेडियन। तो ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस जो होता है इसका यूनिट जो होता है वो होता है लक्स पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है लक्स और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। मतलब कि ब्राइटनेस और ल्यूमिनेंस को हम लक्स पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है कैंडल पावर। देखिए कैंडल पावर क्या होता है। कैंडल पावर जो होता है इट इज़ द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स। कहने का मतलब कोई भी लाइट सोर्स हो वह कितनी लाइट एमिट कर सकता है, मतलब कि कितनी रोशनी फैला सकता है, उस लाइट सोर्स की रोशनी फैलाने की जो कैपेसिटी होती है उसी को बोला जाता है कैंडल पावर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई लाइट सोर्स है और इसके जो रेज होती हैं उसी को हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं, लाइट रेज को बोलते हैं हम ल्यूमिनस फ्लक्स। तो कोई भी लाइट सोर्स कितना रोशनी फैला सकता है, कितना लाइट एमिट कर सकता है, उसकी कैपेसिटी को ही बोला जाता है कैंडल पावर। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वही यहाँ पर हमने लिखा है कि इट इज़ द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी ऑफ द सोर्स। कोई भी आपके घरों में लाइट सोर्स होगा वह कितना रोशनी फैला सकता है। अब रोशनी जो फैलाना है उसी को टेक्निकल टर्म में ल्यूमिनस फ्लक्स बोला जाता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट बाय सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल। कहने का मतलब यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमेन है उसी को बोला जाता है कैंडल पावर। और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि जो लाइट सोर्स होता है वह अपनी रोशनी जो होता है, जैसे कि मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, वह अपनी रोशनी जो है ये अपनी रोशनी ऐसे इस प्रकार से लाइट सोर्स के रूप में बाहर निकालता है। इसी लाइट रेज होती है, जो किरणें होती हैं लाइट की, उसी को टेक्निकल टर्म में ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं और ल्यूमिनस फ्लक्स को हम ल्यूमेन में मापते हैं। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना ल्यूमेन है इसी को कैंडल पावर कहा जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है ल्यूमिनस इफिशिएंसी या फिर लैंप इफिशिएंसी। दोनों एक ही चीज़ है, आप चाहे ल्यूमिनस इफिशिएंसी कहिए या फिर लैंप इफिशिएंसी। तो देखिए इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द वाटेज ऑफ लाइट सोर्स। कहने का मतलब मान लीजिए ये आपके पास एक लाइट है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, कंसीडर करिए कि ये लाइट सोर्स है, यस है। तो ये लाइट सोर्स कितना प्रकाश एमिट कर रहा है, कितना रोशनी फैला रहा है वो ले लो आप, और कितने वाट का वह लाइट है। जैसे मान लीजिए आपका जो ये मान लीजिए 10 वाट का लाइट है और कितने वाट का वह लाइट है, इन दोनों को रेशियो को ही ल्यूमिनस इफिशिएंसी बोला जाता है। यहाँ पर लिखा भी है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स टू द वाटेज ऑफ द लाइट सोर्स। जो लाइट है आपका वह कितना रोशनी फैला रहा है वो और कितने वाट का है वो, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमको ल्यूमिनस इफिशिएंसी पता चल जाएगा। और इसका यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इफिशिएंसी इज ल्यूमेन पर वाट। आपको बता दें एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपको दे देगा ल्यूमिनस इफिशिएंसी, सॉलिड एंगल, स्पेस हाइट रेशियो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इन सबको दे देगा नंबर वाइज करके। उसका आपको डेफिनेशन लिखना होगा और उनका यूनिट लिखना होगा। तो ल्यूमिनस इफिशिएंसी को हम ल्यूमेन पर वाट में मापते हैं। अब हमारा अगला डेफिनेशन है स्पेस हाइट रेशियो। तो स्पेस हाइट रेशियो को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो लाइट ले लेते हैं, एक लाइट ये है, एक लाइट ये है। तो दो लाइट ले लेते हैं, इन दोनों लाइट के बीच की जो दूरी होती है, स्पेस बिटवीन, इन दोनों लाइट के बीच की कुछ दूरी है। और यहाँ पर हम एक क्या ले लेते हैं, वर्किंग प्लेन ले लेते हैं। वर्किंग प्लेन कहने का मतलब जिस पर लाइट आपका पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम लाइट अगर जलाएंगे तो इसकी किरणें जो होंगी, कहने का मतलब जो लाइट होगी इसकी किरणें इस वर्किंग प्लेन पर पड़ेगी। मतलब जिस प्लेन पर आपको काम करना हो या जिस प्लेन पर लाइट पड़े उसी को बोलते हैं वर्किंग प्लेन। तो स्पेस हाइट रेशियो में हमने कंसीडर किया दो लाइट सोर्स और एक वर्किंग प्लेन। दोनों लाइट सोर्स के बीच की कुछ दूरी है और दोनों लाइट सोर्स जो है उसके बीच की मतलब कि हाइट जो है, वर्किंग प्लेन और लाइट सोर्स के बीच हाइट भी कुछ है। तो अब स्पेस हाइट रेशियो जो है इसका डेफिनेशन इसके वर्ड में ही है। स्पेस का मतलब है दोनों लाइट के बीच की जो स्पेस है, और हाइट का मतलब जैसे यहाँ पर दो लाइट हमने बताया था, दो लाइट बताया था, एक यहाँ पर ऐसे रेशियो बताया था। तो स्पेस हाइट रेशियो मतलब इसके अनुपात में स्पेस और हाइट का रेशियो ही स्पेस हाइट रेशियो कहलाता है। बस समझना आपको ये है कि स्पेस किसके बीच होगा, दोनों लाइट सोर्स के बीच स्पेस, और हाइट लाइट सोर्स और जो वर्किंग प्लेन होगा उसके बीच जो स्पेस होगा उसकी हाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्पेस हाइट रेशियो जो होता है वह दोनों लैंपों के बीच की दूरी और जो लैंप और वर्किंग प्लेन के बीच के हाइट जो होता है उनका अनुपात ही क्या बोला जाता है, स्पेस हाइट
रेशियो बोला जाता है। अब यहाँ पर आपका अगला डेफिनेशन है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे रिफ्लेक्शन फैक्टर, डिस्क्रिप्शन फैक्टर और मेंटेनेंस फैक्टर। तो ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, केवल उनका आपको यहाँ पर डेफिनेशन जानना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम एक लाइट सोर्स लेंगे। तो जो अगर ये लाइट सोर्स है तो यह लाइट रेज भी एमिट करेगा, मतलब रोशनी फैलाएगा, और वो जो रोशनी होगा वो आपका गोलाकार होगा। कहने का मतलब अगर रोशनी, अगर जैसे मान लीजिए ये लाइट है तो ये रोशनी फैलाएगा तो पूरे राउंड में फैलाएगा, मतलब स्फेरिकल शेप में, गोलेकार रूप में रोशनी को फैलाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमने एक वर्किंग प्लेन भी कंसीडर किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि जो लाइट सोर्स होगा उसकी सारी किरणें वर्किंग प्लेन पर आएंगी। जो लाइट सोर्स है आपका, जो लाइट सोर्स है, इसका सारी किरणें वर्किंग प्लेन पर तो आएंगे नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और बाकी सब क्या है, बाहर चली जा रही हैं। तो यहीं पर इसी से डेफिनेशन बनेगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि एक लाइट सोर्स है, वह लाइट एमिट करता है लाइट रेज के रूप में। लाइट रेज मतलब लाइट की किरणें। तो लाइट की किरणों को ही टेक्निकल टर्म में हम ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जो किरणें दिख रही है ना आपको, ये सब ल्यूमिनस फ्लक्स हैं। तो ल्यूमिनस फ्लक्स जो है वर्किंग प्लेन पर तो पूरी की पूरी नहीं पड़ेंगी, कुछ पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। अब देखिए, यूटिलाइजेशन फैक्टर का डेफिनेशन क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प। कहने का मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है, कितना, मतलब कितना ल्यूमेन, यहाँ पर जो आपको दिखाए हम, यहाँ पर जो दिखाया आपको, ये कितना ल्यूमेन जो है, कितना ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसका। जैसे कि मान लीजिए कितना ल्यूमेन वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसका, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो रेज आ रही है, मान लीजिए 5 ल्यूमेन पहुंच रहा है, ये ले लीजिए। और उसका यूनिट, ये कितना पूरा, मतलब कि कितना ल्यूमेन ये एमिट कर रहा है उसका, मान लीजिए 10 ल्यूमेन एमिट कर रहा है, तो 5/10 इसका क्या होगा, यूटिलाइजेशन फैक्टर होगा। इस प्रकार से इसका डेफिनेशन लिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा भी है। यूटिलाइजेशन फैक्टर देखिए क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल ल्यूमेन रीचिंग द वर्किंग प्लेन टू द टोटल ल्यूमेन गिवन आउट बाय लैम्प। कहने का मतलब जो आपका लाइट सोर्स है, लैंप है, वह कितना टोटल कितना ल्यूमेन मतलब कि एमिट कर रहा है, और उसको ले लीजिए, और कितना ल्यूमेन जो है वर्किंग प्लेन पर पहुंच रहा है उसको ले लीजिए। दोनों का रेशियो कर देंगे तो आपको यूटिलाइजेशन फैक्टर मिल जाएगा। अब देखिए, फॉर डायरेक्ट लाइटनिंग यूटिलाइजेशन फैक्टर, डायरेक्ट लाइटनिंग के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 0.25 से 0.5 के बीच में होता है, और इनडायरेक्ट लाइटिंग के लिए यूटिलाइजेशन फैक्टर जो होता है 0.1 से 0.3 के बीच में होता है। अब आपका नेक्स्ट डेफिनेशन है मेंटेनेंस फैक्टर। तो देखिए, मेंटेनेंस फैक्टर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मेंटेनेंस फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन टू द इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। देखिए, इल्यूमिनेशन जब वर्ड आपके मन में आता है ना, तो आपके मन में बस एक ही शब्द होना चाहिए। इल्यूमिनेशन का मतलब है लाइट का रोशनी। इल्यूमिनेशन को आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग आएगा रोशनी, प्रकाश। ठीक है, लेकिन लाइट और इल्यूमिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल टर्म में इसका मतलब अलग होता है, लेकिन इल्यूमिनेशन का मतलब समझिए रोशनी। ठीक है, अब देखिए समझाते हैं इसको। तो जो मेंटेनेंस फैक्टर होता है, कह रहा है कि इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल कंडीशन, कहने का मतलब बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में कितना इल्यूमिनेशन है वो, और इल्यूमिनेशन अंडर परफेक्ट क्लीन, इल्यूमिनेशन जब आपका पूरी तरह सब कुछ क्लीन हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पर एक लाइट जल रही है, यहाँ पर एक वर्किंग प्लेन है, ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन जैसे वर्किंग प्लेन है वैसे ही एक उस पर कितना इल्यूमिनेशन वो ले लीजिए। और एक कंडीशन इसमें दिया है अंडर परफेक्ट क्लीन, जो आपका वर्किंग प्लेन होगा, मतलब जिस पर लाइट पड़ेगा, मान लीजिए वर्किंग प्लेन है और ये आपका यहाँ से लाइट आ रहा है, तो जब ये बिल्कुल क्लीन हो उस समय, तो दोनों के रेशियो को ही क्या बोला जाता है, मेंटेनेंस फैक्टर। कहने का मतलब इल्यूमिनेशन जब नॉर्मल कंडीशन में हो तब, और जब इल्यूमिनेशन परफेक्ट क्लीन कंडीशन में हो तब, दोनों का रेशियो ही बोला जाता है मेंटेनेंस फैक्टर। और द वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस फैक्टर शुड बी लेस देन 1। कहने का मतलब जो मेंटेनेंस फैक्टर का जो वैल्यू होता है वह हमेशा 1 से जो होता है कम होता है। अब देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो देखिए, डिप्रिसिएशन जो फैक्टर होता है ये क्या होता है। डिप्रिसिएशन फैक्टर जो होता है मेंटेनेंस फैक्टर का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्टा होता है। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन टू द इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। कहने मतलब उस समय का इल्यूमिनेशन ले लीजिए, उस टाइम का जब सब कुछ क्लीन हो, और उस टाइम का इल्यूमिनेशन मतलब वो इल्यूमिनेशन मतलब अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में जो इल्यूमिनेशन होगा उसका, दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, डिप्रिसिएशन फैक्टर। तो डिप्रिसिएशन फैक्टर इज इक्वल इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन, इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन।
ये आप लोग को हम पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं कि डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। तो जो डिस्चार्ज लैंप का जो वर्किंग प्रिंसिपल था, सेम वर्किंग प्रिंसिपल सोडियम वेपर लैंप पर भी लागू होता है। क्योंकि जैसे डिस्चार्ज लैंप में क्या होता है, दो ट्यूब होता है, उसी प्रकार सोडियम लैंप में भी दो ट्यूब होता है। और ये जो सोडियम लैंप और जो मर्करी वेपर लैंप है, ये दोनों लैंप जो होते हैं बहुत अधिक इफिशियंट होते हैं और इनका उपयोग जो होता है बहुत अधिक किया जाता है। जैसे कि स्टेडियम वगैरह हो गया या फिर स्पोर्ट्स जैसे स्थानों पर सोडियम वेपर लैंप और मर्करी वेपर लैंप का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो सोडियम लैंप की डेफिनेशन इस प्रकार से होगा। सोडियम वेपर लैंप जो होता है एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप होता है। इस लैंप के डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी मात्रा में धात्विक सोडियम तथा थोड़ी मात्रा में नियान गैस भरा होता है। कहने का मतलब जो सोडियम लैंप है, तो सोडियम लैंप भी क्या होता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप होता है। और आपको हम बता चुके हैं कि डिस्चार्ज लैंप क्या होता है। और इस लैंप के डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें मतलब कि गैस का डिस्चार्ज होता है, उस ट्यूब में थोड़ी मात्रा में धात्विक सोडियम अथवा थोड़ी मात्रा में नियान गैस भरा होता है। अब हम देखते हैं कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। तो सोडियम वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन जो होता है, ये जो सोडियम वेपर लैंप होता है, इसमें एक विसर्जन ट्यूब मतलब डिस्चार्ज ट्यूब होता है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब को एक विशेष प्रकार के कांच से बनाया जाता है। और ये जो कांच होता है यह इस प्रकार से होता है कि हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, मतलब कि यह कांच जो होता है उच्च तापमान को सहन कर सकता है। और सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसके ग्लास ट्यूब के अंदर मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है वो फिक्स रहता है। अब जब ट्यूब के अंदर जब आर्क का फॉर्मेशन होता है तो उसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए ट्यूब को यू शेप का डिजाइन किया जाता है। आप यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप देख पा रहे होंगे, इसको यू शेप का डिजाइन इसलिए किया जाता है ताकि इसके लेंथ को इंक्रीज किया जा सके। और लैंप का जो आउटर एनवलप होता है वो ग्लास का बना होता है, मतलब कि इसमें एक इनर ट्यूब होता है, एक आउटर ग्लास होता है। इनर ट्यूब और आउटर ग्लास के जो बीच का जो स्पेस, जो खाली स्थान होता है, उसको हम शून्य मतलब कि वैक्यूम कर देते हैं। अर्थात उसमें जो इनर ट्यूब है और जो आउटर ग्लास है उसके मध्य एयर नहीं रहता है। और जो मेटल इलेक्ट्रोड के साथ जो होता है हाई रिएक्टेंस ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर जो है कनेक्ट रहता है। अब हम देखते हैं सोडियम वेपर लैंप का वर्किंग। सोडियम वेपर लैंप किस सिद्धांत पर, किस हिसाब से कार्य करता है। तो देखिए, जब हम सप्लाई से लैंप को कनेक्ट करते हैं तो यह जो लैंप होता है स्टार्टिंग में कम प्रेशर पर नियान लैंप की तरह कार्य करता है और पिंक कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब जब सोडियम वेपर लैंप को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इसका प्रेशर कम होता है, मतलब कि कम प्रेशर वाले नियान लैंप की तरह वर्क करता है और पिंक कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। हाई रिएक्टेंस ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है। इसके बाद रिक्वायर वोल्टेज होने पर दोनों इलेक्ट्रोड, जो यहाँ पर सोडियम वेपर लैंप में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जब आर्क का फॉर्मेशन होता है, तो जैसे ही लैंप का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, जो लैंप में जो सोडियम भरा होता है उसका वाष्पीकरण हो जाता है। और 10 से 15 मिनट के बाद जब उसमें जो सोडियम होता है वो पूरी तरह से वेपराइज्ड हो जाता है तो लैंप धीरे धीरे पीला प्रकाश देने लगता है। थोड़े ही समय में लैंप जो होता है अपने निर्धारित क्षमता से, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से पीला प्रकाश देने लगता है। अब यहाँ पर वर्किंग प्रिंसिपल्स के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद रखे रहिए। देखिए, जो शुरुआत में नियान गैस होता है उसमें विसर्जन उत्पन्न करने के लिए 350 वोल्ट से 470 वोल्ट तक की एसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए सोडियम वेपर लैंप में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और जो इसमें चोक होता है वो क्या करता है, वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए इसमें चोक का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम वेपर लैंप में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। और इस लैंप की जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसकी जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो 50 ल्यूमेन पर वाट, और इसका जो आयु है मतलब जीवन काल है वो 3000 हावर होता है। और ये लैंप जो होते हैं 60 वाट के, 150 वाट के, 250 वाट के या फिर 500 वाट के बनाए जाते हैं। और जो इसमें अब पहले क्या होता था, इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता था इसमें, लेकिन अब ऑटो ट्रांसफार्मर को रिप्लेस कर दिया गया है इग्नाइटर से। अब कभी आप अगर सोडियम वेपर लैंप देखेंगे तो उसमें इग्नाइटर जरूर लगा होता है। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका उपयोग जो हाईवे पर आप सड़कों पर लाइट देखते हैं वो सोडियम वेपर लैंप होता है। और घरों के बाहर अधिक प्रकाश करने के लिए भी सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रीट लाइट के भी रूप में भी सोडियम वेपर लैंप का यूज किया जाता है।
ने सड़कों पर लगे इस प्रकार के लाइट को कभी न कभी जरूर देखा होगा। तो ये लाइट का अगर आपसे नाम पूछा जाए कि ये लाइट का नाम क्या है तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये जो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती है या फिर किसी स्टेडियम में जो लाइटें लगी होती हैं वो होती है मरकरी वेपर लैम्प। तो आज के सेशन का यही टॉपिक है, मरकरी वेपर लैम्प। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर केवल मरकरी वेपर लैम्प ही लगाया जाता है, इसके अलावा भी कई लैम्प का यूज़ किया जाता है, वो आपको वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मरकरी वेपर लैम्प होता क्या है। तो मरकरी वेपर लैम्प को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए आपको हम पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, वो है डिस्चार्ज लैम्प। तो देखिए डिस्चार्ज लैम्प में हमने आपको क्या बताया था कि जो ऐसा लैम्प जिसमें डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज लैम्प। और हमने आपको यही बताया था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें कोई ना कोई गैस होता है और वो गैस जब आयनित होता है तो वह लाइट प्रोड्यूस करता है। तो सेम वही चीज़ मरकरी वेपर लैम्प में भी होता है। तो जो आपका डिस्चार्ज लैम्प होता है वो 3 टाइप के हमने आपको बताया था, कई 3 टाइप के बताया था। तो उसी में से मरकरी वेपर लैम्प उसका एक टाइप है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मरकरी वेपर लैंप होता है यह एक प्रकार का डिस्चार्ज लैंप ही होता है। बस इसमें अंतर क्या होता है कि जो इसमें डिस्चार्ज ट्यूब होता है उसमें वेपोराइज्ड मरकरी मतलब कि वाष्पीकृत मरकरी का यूज किया जाता है और आर्क की सहायता से, इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम अगर देना हो तो कुछ इस प्रकार से इसका डेफिनेशन देंगे कि वह लैंप जिसमें वेपोराइज्ड मरकरी का प्रयोग किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस किया जाता है उसे मरकरी वेपर लैंप कहते हैं। या कुछ हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक ऐसा लैंप जिसमें वेपोराइज्ड मरकरी का यूज किया जाता है तथा इलेक्ट्रिक आर्क की सहायता से विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसे ही मरकरी वेपर लैंप कहते हैं। कहने का मतलब है कि मरकरी वेपर लैंप जो होता है इसमें भी एक ट्यूब होता है और उस ट्यूब में रूम के टेम्परेचर पर उसमें मरकरी जो होता है लिक्विड के फॉर्म में भरा होता है और अब उस मरकरी को जो लिक्विड के फॉर्म में है उससे हमको लाइट जनरेट करना है। तो लाइट जनरेट करने के लिए मरकरी को आयोनाइज किया जाता है, मतलब कि आयन किया जाता है। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा मरकरी वेपर लैंप। तो इसे ही बोला जाता है मरकरी वेपर लैंप। और आप लोगों ने इसको रियल में देखना है तो सड़कों पर जो लाइटें लगी होती हैं वो मरकरी वेपर लैंप या फिर सोडियम वेपर लैंप होती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मरकरी वेपर लैंप होता क्या है। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको चित्र में एक मरकरी वेपर लैंप दिखाया गया है और मरकरी वेपर लैंप के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट के नाम भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझा देखे हैं कि कंस्ट्रक्शन इसका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें जो ये आपका मरकरी वेपर लैंप होता है इसमें 2 ट्यूब होता है। इसमें 2 ट्यूब होता है। एक होता है डिस्चार्ज ट्यूब या फिर आप इनर ट्यूब भी इसे कह सकते हैं या फिर आर्क ट्यूब भी इसे बोल सकते हैं। और दूसरा होता है आउटर ग्लास ट्यूब या फिर आप आउटर एनवेलप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो चित्र में दिख रहा है कि ये अंदर वाला पार्ट ये है आपका इनर ट्यूब और ये जो आपका बाहरी वाला दिख रहा है ये है आपका आउटर एनवेलप या फिर आउटर ग्लास ट्यूब। अब जो इस मरकरी वेपर लैंप का इनर ट्यूब होता है वह क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है और जो आउटर ट्यूब होता है मतलब कि आउटर ग्लास ट्यूब जो होता है या फिर आउटर जो एनवेलप होता है इसका वो बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। अब जो ये आपका क्वार्ट्ज है और आपका बोरोसिलिकेट जो ग्लास है ये दोनों ही पदार्थ जो होते हैं हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। कहने का मतलब इनका मेन कार्य होता है कि जब भी आर्क के कारण ट्यूब में हीट इंक्रीज हो तो उसे इनर ट्यूब और आउटर एनवेलप डैमेज ना हो सके। कहने का मतलब कि जब भी आपका मतलब कि दोनों ही पदार्थ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हैं तो अगर आर्क के कारण ट्यूब में हीट इंक्रीज होता है तो इनर ट्यूब और आपका आउटर एनवेलप जो होगा वो डैमेज नहीं होगा। और जो क्वार्ट्ज ट्यूब होता है वह 1300 केल्विन टेम्परेचर को सस्टेन मतलब कि सहन कर सकता है और जो आपका आउटर ट्यूब यानी कि आउटर ग्लास ट्यूब होता है वह 700 केल्विन ताप को सहन कर सकता है। अब इस चित्र में आपको 2 इलेक्ट्रोड भी दिख रहे होंगे। तो इसमें जो होते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों ट्यूब के बीच जो स्पेस रहता है, कहने का मतलब जो इनर ट्यूब और जो आउटर एनवेलप है उसके बीच जो स्पेस रहता है वहाँ पर नाइट्रोजन गैस भरा होता है। और ये या जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है यह थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए जो इनर ट्यूब आपको यहाँ पर दिख रहा है इनर ट्यूब उसके अंदर मरकरी और आर्गन गैस भरा होता है। इसमें 2 मेन इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा, 2 मेन इलेक्ट्रोड
और एक स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड होता है, और दोनों ही मेन इलेक्ट्रोड के साथ टंगस्टन वायर कनेक्ट रहता है, या टंगस्टन वायर कह लें या फिर टंगस्टन का कॉइल जो है वो कनेक्ट रहता है। तो इसमें अब आपको जो मरकरी वेपर लैंप होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य किसका होता है, वो होता है इनर ट्यूब का, क्योंकि इनर ट्यूब ही आर्क ट्यूब होता है, इसी में आर्क डेवलप होता है, इसी में डिस्चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं इसका जो इनर वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर या फिर कह लें इलेक्ट्रोड को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। कहने मतलब इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो थोरियम, कैल्शियम या बेरियम की कोटिंग कर देते हैं उस पर। अब देखिए जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल होते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड के बीच जो है आर्क जो होता है आसानी से डेवलप हो जाता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने आपको बताया कि आर्क की इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से ये लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है वह मोलिब्डेनम फॉयल लीड के साथ कनेक्ट रहता है, और जो आपका स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है। और स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ रजिस्टर इसलिए कनेक्ट रहता है ताकि जब स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो तो उस करंट को यह रजिस्टर जो होता है वो लिमिट करता है। तो उम्मीद है आपको इसका मरकरी वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है कि इसमें दो ट्यूब होते हैं, एक इनर ट्यूब एक और आउटर एनवलप या आउटर ट्यूब। और जो इनर ट्यूब होता है उसी में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और दो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिटिंग मटेरियल, कहने का मतलब थोरियम, कैल्शियम, बेरियम का, इस पर उनकी कोटिंग की जाती है। इसके बाद क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच क्या होता है, आर्क डेवलप होता है, और जब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच आर्क डेवलप होता है उसके बाद वर्किंग वाला प्रोसेस में आपको बताएंगे कैसे यह लाइट प्रोड्यूस करता है। अब इसमें स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड के साथ एक रजिस्टर कनेक्ट रहता है, और रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना। तो इस प्रकार से आपका मरकरी वेपर लैंप जो है वो बनाया जाता है। जब मरकरी वेपर लैंप को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड और मेन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस करंट फ्लो करता है। तो मतलब कि जब लैंप के स्विच को हम ऑन करते हैं तो सहायक इलेक्ट्रोड यानी कि जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है और मेन इलेक्ट्रोड जो होता है उसके मध्य आर्क उत्पन्न हो जाता है। आर्क से उत्पन्न जो हीट होता है उससे आर्गन गैस आपका आयनित हो जाता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। अब डिस्चार्ज के जो टेम्परेचर से जो मरकरी का वाष्पीकरण होने लगता है और ट्यूब के अंदर का प्रेशर यानी कि दबाव बढ़ जाता है, और 5 से 7 मिनट में मरकरी गैस पूरी तरह से वेपोराइज हो जाता है, और 1-2 मिनट में यह नीले पीले विसर्जन के साथ सफ़ेद प्रकाश देने लगता है। मरकरी वेपर लैंप जो होता है यह लाइट ग्रीन एंड येलो कलर का लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये मरकरी वेपर लैंप इस प्रकार से कार्य करता है। अब हम देखते हैं मरकरी वेपर लैंप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ लेता है। तो मरकरी वेपर लैंप जो होता है इसका पहला एडवांटेज है कि यह अधिक एफिशिएंट, मतलब कि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो जीवन काल मतलब लाइफ होता है यह अन्य लैंपों की अपेक्षा काफ़ी अधिक 24,000 हावर होता है। और इसका इस जो मरकरी वेपर लैंप होता है इससे जो लाइट प्रदान होता और लाइट आपको प्राप्त होता है यह बिल्कुल क्लियर वाइट लाइट होता है। और इसकी जो जो आपका मरकरी वेपर लैंप होता है इसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होती है। और मरकरी वेपर लैंप विभिन्न प्रकार के कलर यह उत्पन्न कर सकता है, और यह विभिन्न प्रकार के शेप और साइज और रेटिंग में अवेलेबल है। तो इसके डिसएडवांटेज की बात करें, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इसका जो ल्यूमेन में मतलब मेंटेनेंस है, इसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं होता है। इसका एक और डिसएडवांटेज है कि यह जो होता है यह बल्ब जब आप इसको ऑन करते हैं तो यह ग्लो करने के लिए, जैसे कि हमने आपको इसकी वर्किंग बताया कि 5 से 7 मिनट लगते हैं मरकरी को वेपोराइज्ड होने में, तो यह 5 से 7 मिनट इस बल्ब को ग्लो यानी कि चमकने में लगता है। और इसको मतलब कि जब बल्ब को ऑफ कर देते हैं मतलब इसका जो कूलिंग टाइम है इसका 5 से 6 मिनट यह कूलिंग टाइम लेता है। तो इसके यही डिसएडवांटेज है, ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज नहीं है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आपको बता दें मरकरी वेपर लैंप का यूज़ जो होता है सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत अधिक किया जाता था। अब उसके स्थान पर वहाँ पर एलईडी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एलईडी जो होता है इसमें कम बिजली की खपत होती है, इसलिए मरकरी वेपर लैंप को हटाकर एलईडी का यूज़ किया जाता है। लेकिन मरकरी वेपर लैंप जो होता है इंडस्ट्रियल एरिया में भी यूज होता है। स्ट्रीट लाइट आपको बताया, सड़कों पर जो आप लाइट देखते हैं वो या तो मरकरी वेपर लैंप होते हैं या फिर सोडियम वेपर लैंप होते हैं। लेकिन अब जो है कई जगह
सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप दोनों को रिमूव कर दिया गया है बिजली में। आप जानते हैं एलईडी का इस समय टाइम चल रहा है कि एलईडी सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर सबको रिमूव करके एलईडी का प्रयोग किया जा रहा है। और जो स्टेयर वेल्स होते हैं वहाँ पर भी मरकरी वेपर लैंप का प्रयोग किया जाता है। और होम अप्लायंस हो गए, जैसे कि होम अप्लायंस में कई जगह सीएफएल लैंप देखिए होता क्या है, इसको फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। सीएफएल लैंप को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट भी कहते हैं। यह एक ऐसा बल्ब होता है जो उद्दीप्त लैंप मतलब कि जो इनकैंडेसेंट लैंप होता है उससे अधिक लाइट देता है हमको और कम बिजली की खपत करता है। कहने का मतलब है इसके पहले हम जो 100 वाट का बल्ब यूज करते थे, इनकैंडेसेंट लैंप होता था, उसको रिमूव करके हम सीएफएल लैंप पर आए। अब सीएफएल लैंप को भी रिमूव कर दिया गया है प्रेजेंट टाइम में, इसके स्थान पर एलईडी का यूज किया जा रहा है। तो जो आपका सीएफएल लैंप होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, इसके प्रयोग से इनकैंडेसेंट बल्ब को रिमूव कर दिया गया और यह फ्लोरोसेंट लैंप की तरह होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है कॉम्पैक्ट होता है। आप लोग सीएफएल लैंप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। आपने एक ट्यूबलाइट देखा होगा, जो ऐसे लंबा सा ट्यूबलाइट होता है, वो काफ़ी लंबा होता है, लेकिन इस ट्यूबलाइट का और सीएफएल लैंप दोनों के लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन जो सीएफएल लैंप होता है इसका साइज कॉम्पैक्ट होता है और इसको हम एनर्जी सेविंग लाइट भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो सीएफएल लैंप है उसका डायग्राम आपको दिखाए हैं, इसमें जो मेन चीज़ आपको समझा देते हैं। देखिए सीएफएल लैंप का मुख्यतः 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा? एक सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम ट्यूब बोलते हैं, कि ग्लास का ट्यूब होता है, किसी विशेष कांच का ट्यूब बनाया जाता है। और दूसरा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो कि पीसीबी के साथ होता है। और तीसरा सबसे निचला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं बेस, यानी कि बेस के द्वारा क्या करते हैं हम सप्लाई, जिसको होल्डर भी कहा जाता है, सप्लाई देते हैं। तो जो सीएफएल लैंप होता है इसके 3 मुख्यतः पार्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट जो कि पीसीबी के साथ होता है और सबसे ऊपरी वाला भाग जो होता है वो ट्यूब होता है, फास्फोरस कोटेड ग्लास ट्यूब होता है, और सबसे निचला वाला भाग जो होता है वो आपका होता है बेस होता है। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में अभी हम डिटेल बताएंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, जो आपका सीएफएल लैंप होता है उसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसके डिटेल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने आपको बताया इसके जो सीएफएल लैंप होता है इसका जो सबसे निचला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं बेस, और इसमें जो बीच वाला होता है उसे वो एक मेन सर्किट होता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए अगर हम इसके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन को विस्तार से अगर आपको समझाएं तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, कांच का एक ट्यूब होता है जो आपको व्हाइट कलर का दिखता नहीं है। आप लोग सीएफएल लैंप देखे होंगे, जो व्हाइट कलर का दिखता है वो आपका होता है कांच का ट्यूब होता है। और उस कांच के ट्यूब के अंदरूनी मतलब कि आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ का कोटिंग किया गया होता है। और जो सीएफएल लैंप होता है आप देखे होंगे हमेशा यह यू शेप का बनाया जाता है। और यू शेप का क्यों बनाते हैं हम, यू के आकार का इसलिए बनाते हैं ताकि यह कम स्थान में अधिक से अधिक इसको संपर्क क्षेत्र प्राप्त हो, मतलब कि कम स्थान लेकर अधिक से अधिक लाइट या प्रोवाइड करें। मतलब कि आप सोचते हैं अगर यू शेप में है तो कम क्षेत्र में ही आसानी से फिट भी हो जाएगा और ज़्यादा लाइट प्रदान करेगा। अब बात आती है ये जो ट्यूब होता है, इस ट्यूब में थोड़ी मात्रा में मरकरी और आर्गन गैस भरा होता है। और इसका जो दोनों सिरा होता है, दोनों सिरों पर बेरियम का कोटिंग किया हुआ इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड लगा होता है। और एक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है। और इसके बेस में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट लगा होता है। अभी आपको आगे बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट जो होता है वो करता क्या है। तो आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना है, इतने लिखने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि सीएफएल लैंप जो होता है वो वर्क कैसे करता है। सीएफएल लैंप की वर्किंग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जिस प्रकार से हम इनकैंडेसेंट लैंप पढ़े थे, इनकैंडेसेंट लैंप में क्या होता था, जो उसके जो इनकैंडेसेंट लैंप के जो टर्मिनल होते थे, उस टर्मिनल को सर से जब हम विद्युत सप्लाई उसको देते थे तो वहाँ पर जो फिलामेंट था वो हीट होकर लाइट प्रोड्यूस करता था। और जो फिलामेंट इसलिए नहीं पिघलता था क्योंकि उसमें इनर्ट गैसेज जो विद्युत बल्ब था, जो टंगस्टन लैंप होता है उसमें क्या होता था, इनर्ट गैस होता था, इसलिए वह जो फिलामेंट है वो वाष्पित नहीं होता था। इसमें क्या है, जो बेस में इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट लगा होता है उसके दो माध्यम से हम पावर सोर्स देते हैं। कहने का मतलब जो सीएफएल लैंप होता है उसको हम 220 वोल्ट देते हैं, लेकिन वो जो पावर सोर्स हम 220 वोल्ट देते हैं यह इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट से होकर जाता है। और ये क्या करता है, सीएफएल जो होता है उस सीएफएल का जो टर्मिनल होता है उसको हाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई देता है। अब देखिए, अब जब यह हाई फ्रिक्वेंसी जो होता है, जब दोनों इलेक्ट्रोड को दिया जाता है, मैंने आपको बताया कि बेरियम का कोटिंग किया हुआ 2 इलेक्ट्रोड होता है। अब यही हाई फ्रिक्वेंसी जब दोनों इलेक्ट्रोड को देते हैं तो इलेक्ट्रोड का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है। अब इस बढ़े जो तापमान जो बढ़ जाता है, इस बढ़े तापमान की वजह से इलेक्ट्रॉनों की एक धारा उत्पन्न होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक आर्क जनरेट होता है, या ये लैंग्वेज ज़्यादा सही रहेगा टेक्निकल लैंग्वेज, कि इलेक्ट्रॉनों की एक धारा उत्पन्न होता है। अब ये जो उच्च गति से इलेक्ट्रॉन जब जो उत्पन्न होता है ये क्या करते हैं, मरकरी और आर्गन गैस, हमने आपको बताया कि जो ट्यूब होता है उसमें मरकरी और आर्गन गैस भरा होता है थोड़ी मात्रा में।
अब जो इलेक्ट्रॉनों की धारा उत्पन्न हो गई किस वजह से, तापमान के बढ़ने से, तो वह इलेक्ट्रॉनों की जो धारा है वो जब तेजी से गति करते हुए मरकरी और आर्गन गैस के जो परमाणु है उनसे जब टकराता है तो यह अल्ट्रा वायलेट रेज मतलब कि पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है। अब उससे क्या होता है, जब ये पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न करता है, जो जो ट्यूब है उसमें, जो वहाँ पर ट्यूब लगा गया है जिसके अंदर फास्फोरस की कोटिंग की गई है, मतलब कि जो ट्यूब होता है उसके इनर सरफेस पर फास्फोरस की कोटिंग की गई है, वहाँ पर ये क्या होता है, स्ट्राइक करता है, ये प्रकाश जो होता है वहाँ पर स्ट्राइक करता है, और स्ट्राइक करता है तो वहाँ पर फास्फोरस की कोटिंग की गई होती है, इसलिए वहाँ पर विजिबल लाइट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार से हमारा CFL लैंप जो होता है वो काम करता है। अब आपको एक बार शॉर्ट में बहुत अच्छे समझा देते हैं, बिल्कुल थोड़े समय में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ हमने बताया, इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लास ट्यूब, जो ग्लास ट्यूब होता है उसका इनर सरफेस जो होता है फास्फोरस का कोटिंग किया हुआ होता है। दूसरा इसमें हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या करता है, यह जब हम इसको 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं CFL को तो यह हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, और यह हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट जो करता है यह कहाँ जाता है, बेरियम का जो इलेक्ट्रोड होता है कोटिंग के वो उसको जाता है। और इसका हमने तीसरा उसमें आपको बताया वो होता है बेस यानी कि जैसे कि होल्डर हो गया जिससे सप्लाई देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन में 3 चीज़ बताया। फिर कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया ये यू शेप का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये यू शेप का जो है, ये इसको यू शेप को बनाते हैं ताकि कम क्षेत्र में अधिक लाइट ये प्रोड्यूस कर सके। और इसमें देखिए यू शेप में होता है, और इसका जो यू शेप जो ट्यूब होता है ये एक विशेष प्रकार के कांच से बनाया जाता है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर आप देखिए जो यू शेप आपको यहाँ पर है ये एक विशेष प्रकार के कांच से बनाया जाता है। और यू शेप का जो ये अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग जो है इसको हम फास्फोरस के पदार्थ से कोटिंग कर देते हैं। और जो ये जो आपको यहाँ पर यू शेप का जो ट्यूब दिख रहा है इसी में हम भरते हैं HG और आर्गन गैस, ठीक है, HG और फिर आर्गन गैस। और यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों जो है वो बेरियम के कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड होते हैं। और दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में से एक इलेक्ट्रोड पर टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। तो ये इसका हुआ कंस्ट्रक्शन। अब इसके वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से 2 वायर लगा के हम इसको क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। जैसे ही सप्लाई देते हैं यह सप्लाई जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट से होकर जाता है। यहाँ से हम 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट से होकर जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या करता है, हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है। अब जब ये हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है तो जो बेरियम का जो इलेक्ट्रोड है ये काफ़ी ज़्यादा, इसका टेम्परेचर लगभग 900 डिग्री सेंटीग्रेड से काफ़ी ऊपर हो जाता है। तो जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तब यह इलेक्ट्रॉन वाला मतलब कि धारा उत्पन्न करता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन वाला धारा उत्पन्न करता है। और ये जो धारा जो उत्पन्न करता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं, जो तेज़ी से मूव करते हुए यहाँ पर जो इसमें आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, ये पारा और आर्गन मतलब कि मरकरी और आर्गन का जो गैस है उसके कण से ये टकराता है। और जब ये टकराता है तो ये क्या उत्पन्न करता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट उत्पन्न करता है। अब ये अल्ट्रा वायलेट लाइट जब उत्पन्न करता है तो ये इसके जहाँ पर ये जो इनर सरफेस पे कोटिंग की गई फास्फोरस की, वो लाइट जो होता है उसको उस पर स्ट्राइक करता है। जैसे ही उस पर स्ट्राइक करता है तो ये क्या करता है, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है आपका CFL लैंप, इस प्रकार से वर्क करता है। आपको यहाँ पर कंटेंट एक बार दिखा दे रहे हैं, आपको ये अपने नोट्स में भी लिखना है, बहुत ईजी लैंग्वेज में है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पहले CFL लैंप के बारे में डिटेल में लिखना है, इसके बाद आपको इसका डायग्राम भी तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपको सब कुछ बता दिया। फिर इसके बाद वर्किंग के बाद आता है इसका एप्लीकेशन। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका आप लोग यूज़ जानते हैं, घरों में किया जाता है, ऑफिस में, खेल के मैदान में भी होता है कई जगह। तो इसके लार्ज यूज है, बहुत ज़्यादा इसके यूज है, तो आप लोग यूज इसका लिख सकते हैं। चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं, प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन को समझिए पहले। प्रशीतन का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर, जिसको आप सामान्य भाषा में फ्रिज भी कहते हैं। तो प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन का जो प्रिंसिपल है उसका व्याख्या करना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट से पढ़ के आप एक बार पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए प्रशीतन का मतलब, प्रशीतन को इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो प्रशीतन का मतलब होता है ठंडा रखना। और आप लोगों ने देखा भी होगा जब फ्रिज होता है उसका जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो हम कह सकते हैं रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है ठंडा रखना। इसे रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं। किसी स्थान या पदार्थ को उसके वातावरण के ताप के नीचे तक ठंडा करने की क्रिया को प्रशीतन कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी स्थान या पदार्थ हो, उसका जो आपके एनवायरमेंटल का टेम्परेचर है उससे कम उसका टेम्परेचर रखना है, क्या कहलाता है, प्रशीतन कहलाता है। और जो प्रशीतन है, प्रशीतन का सबसे अधिक प्रयोग जो है खाद्य पदार्थों को ज़्यादा लंबे समय तक चलाने रखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हमें कृत्रिम रूप से वातावरण को ठंडा रखना हो वहाँ पर हम प्रशीतन का उपयोग करते हैं। और प्रशीतन को सामान्य भाषा में फ्रिज भी बोला जाता है।
तो आप लोगों ने फ्रिज देखा होगा, इसी को रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, इसी को प्रशीतन बोला जाता है। तो प्रशीतन से आप यही समझते हैं कि जो प्रशीतन का कार्य क्या होता है, यह जो वातावरण का ताप होता है वो किसी स्थान या पदार्थ के ताप को वातावरण के ताप से कम कर देता है, मतलब उसको ठंडा रखता है। तो इस एग्जाम में आपको केवल इतना ही लिखना है, और अगर आप इससे अधिक लिख सकते हैं तो और अच्छा है। बाकी एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रशीतन का अब यहाँ पर हम सिद्धांत देखेंगे। प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए प्रशीतन का सिद्धांत किस पर काम करता है। देखिए किसी भी वस्तु या स्थान की गर्मी को, मतलब उसका टेम्परेचर को दूर करना और वहाँ पर ठंड को बनाए रखना की प्रक्रिया को ही रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। जो प्रशीतन होता है उसका प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत जो होता है बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, एक क्षेत्र से हीट को रिमूव किया जाता है और इस हीट को दूसरी तरफ डिपॉजिट मतलब दूसरी तरफ भेज दिया जाता है या जमा किया जाता है। कहने का मतलब देखिए रेफ्रिजरेशन का काम क्या होता है, जैसे यहाँ पर दो एरिया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जहाँ पर हमको जिस पदार्थ को मतलब ठंडा करना हो उस पदार्थ को यहाँ पर रखेंगे और उस पदार्थ की गर्मी को ये क्या करेगा, बाहर भेज देगा और वो वहाँ जो पदार्थ होगा, वहाँ का जो स्थान होगा वो ठंडा हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेशन होता है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेशन का डिटेल में जब अभी आपको एक क्वेश्चन इसमें और आएगा कि जो रेफ्रिजरेशन में इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होता है उसकी सहायता से आप रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उसमें आप इसमें जैसे रेफ्रिजरेशन की बात करें तो उसमें कंप्रेसर लगता है, कंडेंसर लगता है, ड्रायर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, इवेपोरेटर होता है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं जो मिलकर एक फ्रिज का निर्माण करते हैं। तो उसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा गया है कि प्रशीतन से आप क्या समझते हैं और प्रशीतन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वातानुकूलन। वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनिंग को ही हिंदी में बोलते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए एयर कंडीशनिंग क्या होता है, एयर कंडीशनिंग को ही एसी बोलते हैं। इसका एसी का फुल फॉर्म होता है एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सुविधा के मुताबिक वायु के तापमान, आर्द्रता को नियंत्रित कर सकता है। और यह जो एयर कंडीशनिंग होता है जिस स्थान पर लगाया जाता है वह वहाँ से क्या करता है, गर्म हवा को सोखता है और उस गर्म हवा को अंदर लगे हुए रेफ्रिजरेंट और कॉइल के द्वारा प्रोसेस करके ठंडी हवा को बाहर भेजता है, जिससे क्या होता है वातावरण ठंडा हो जाता है और उस जगह का टेम्परेचर कम होने लगता है। और एसी में जो है फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब जो एसी होता है, आप लोगों ने देखा होगा एसी में जो होता है ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक है, और उन कॉइल्स में रेफ्रिजरेंट होता है जो कि काफ़ी ठंडा होता है। जब गर्म हवा ये सोखता है और रेफ्रिजरेंट से होकर आगे जाता है तो वही आपको वहाँ पर आगे की तरफ ठंडा हवा मिलता है। तो इसी के सिद्धांत पर जो इसी पर आधारित होता है आपका एयर कंडीशनिंग यानी कि वातानुकूलन। है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, जिस भी पदार्थ को हमको गर्म करना होता है वह पदार्थ डायरेक्ट ताप के संपर्क में नहीं आता है, इसलिए हम इसे अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं। कहने का मतलब जिस भी पदार्थ को हम गर्म करते हैं उसमें डायरेक्ट हम मतलब कि इलेक्ट्रिक का फ्लो नहीं कराते हैं, वह जो होता है जो संवहन या फिर विकिरण, जो हीटिंग ट्रांसफर के मेथड होते हैं, संवहन या फिर विकिरण, उन माध्यम से पदार्थ जो होता है गर्म होता है। देखिए इस विधि में क्या होता है, ताप को हम उत्पन्न करने के लिए एक हीटिंग एलिमेंट लेते हैं जिसका प्रतिरोध काफ़ी हाई होता है और उसमें क्या करते हैं, उसी हीटिंग एलिमेंट में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि जब हम विद्युत धारा को किसी प्रतिरोध से गुजारते हैं तो उससे I² R लॉस उत्पन्न होता है और यही I² R जो होता है उत्पन्न ऊष्मा होता है। अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें एक चैम्बर होता है और यह चैम्बर जो होता है थर्मल इंसुलेशन से घिरा होता है ताकि बाहर के वातावरण से कोई प्रभाव न पड़े। अब इस चैम्बर में जो रजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट होता है उसका प्रतिरोध जो होता है काफ़ी उच्च होता है। जिस पदार्थ को गर्म करना होता है वह डायरेक्ट हीटिंग एलिमेंट के संपर्क में नहीं होता है और गर्म किया जाने वाला पदार्थ हीट ट्रांसफर मेथड से गर्म होता है। कहने का मतलब संवहन या फिर विकिरण माध्यम से पदार्थ गर्म होता है। तो अब हम देखते हैं रजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है और बाकी यही चित्र आपको एग्जाम में बनाना है अगर एग्जाम में रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड आता है। तो अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है आपका मटेरियल फॉर हीटिंग एलिमेंट। यहाँ पर जो आप मटेरियल जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है इसको देखना है।
देखिए, जो आपका रजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट होता है वो उसमें सबसे ज़्यादा हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। मतलब कि ऐसे ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सके, क्योंकि वहाँ पर हमको ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। तो हम ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। तो यहाँ पर हम नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, जो कि क्या होता है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सकता है। और अगला है आपका निकिल क्रोमियम आयरन का प्रयोग करते हैं, और इस ये क्या होता है 950 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सकता है। निकिल कॉपर का प्रयोग करते हैं, जो कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को सहन कर सकता है। अब एक बात आपको बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जैसे आपको वहाँ ये नहीं पूछेगा कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है ये बताइए, क्योंकि आप लोग 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं और वहाँ पर देखे होंगे कि पेपर का मॉडल बिल्कुल चेंज हो रहा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस से ही पूछा जा रहा है, लेकिन सिलेबस से हट के उससे डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एग्जाम में उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड जो होता है उसमें जो हीटिंग मटेरियल यूज होता है वो कौन सा मटेरियल होता है ये आपको बताना होगा, और कौन सा मटेरियल कितना टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है ये चीज़ें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने नोट्स में नोट करते चलिएगा। और इसका पीडीएफ जो है अभी मेरे पास नहीं है, केवल आपको पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे ही पीडीएफ पूरा कंप्लीट होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक ओवन। ये भी रेजिस्टेंस हीटिंग जो है आपका सिलेबस है उसी में है। इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक ओवन क्या होता है। इलेक्ट्रिक ओवन आप लोगों ने जरूर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का इलेक्ट्रिक ओवन दिखता है। इलेक्ट्रिक ओवन जो है बहुत ही पॉपुलर डिवाइस होता है, और इसका प्रयोग हम घरों में देखते होंगे खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए, मिट्टी के बर्तन को पकाने के आदि कार्यों में होता है। और जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसमें एक बटन लगा होता है, और इस बटन को घुमाकर हम ताप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ताप को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं इसको आगे पढ़ेंगे थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट में, ठीक है। तो अभी इतना जानिए कि इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है उसमें एक बटन लगा होता है जिसको घुमाकर मतलब कि हम अपने अनुसार टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर देते हैं। देखिए जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है उस ओवन में उसको रख देते हैं और एक ताप सेट कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन यानी कि विद्युत भट्ठी जो होता है वो वर्क कैसे करता है। देखिए अभी इसके पहले हमने आपको बताया कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है यह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसमें भी हाई रेजिस्टेंस वाला हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, और लेकिन जो हीटिंग एलिमेंट होता है इसका आकार जो होता है अलग होता है। कहने का मतलब हम अपने कार्य के अनुसार हीटिंग एलिमेंट को बनाते हैं और उसके हिसाब से यूज करते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगा जाता है वह तार या पत्ती के आकार में होता है। अब हीटिंग एलिमेंट है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर हम इसमें करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो उसमें कितना उत्पन्न होगा आई स्क्वायर आर। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हीटिंग एलिमेंट से होकर विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो उसमें आई स्क्वायर आर लॉस होता है, और यही उष्मा का रूप होता है। इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में अब और बता देते हैं आपको। जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसकी सबसे अच्छा बात ये होता है कि इनके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमने आपको एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग बताया था तभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक से हीटिंग उत्पन्न करने का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि इसके टेम्परेचर को कंट्रोल यानी कि हम अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है इसके भी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है तार या पत्ती के रूप में हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिन ओवन्स में इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है उनके ताप को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है इसमें तार या पत्ती के रूप में हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करते हैं, उनके टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो ये इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं इनके टेम्परेचर को हम कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। तो अभी आपको बताते हैं कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोल इन रेजिस्टेंस ओवन, कि जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर कंट्रोल के लिए हम इलेक्ट्रिक ओवन जो होता है उसमें भी एक हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं, और उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसमें कि करंट हम आई फ्लो कराते हैं तो हमको आई स्क्वायर आर जो होता है हीट मिलता है। तो आप सोच के देख सकते हैं अगर हम हीटिंग एलिमेंट में जो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसको अगर इसके करंट को नियंत्रित करते हैं तो इसके टेम्परेचर को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट को कंट्रोल करके हम टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम निम्न मेथड का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। देखिए टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हम निम्न मेथड का यूज करते हैं। पहला देखिए इसमें है हीटिंग एलिमेंट को समांतर व श्रेणी में संयोजन करके, और दूसरा है आपका हीटिंग एलिमेंट की संख्या को बदलकर, और तीसरा है थर्मोस्टेट व ओवरलोड रिले की सहायता से। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ओवन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस। तो इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ किया जाता है विभिन्न प्रकार के मील्स मतलब कि भोजन को कुकिंग करने में, मिट्टी के बर्तनों को पकाने में, धातुओं के उष्मा उपचार में, इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों में पीवीसी सर्किट बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक चिप आदि को सुखाने में इलेक्ट्रिक ओवन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट देखने को मिल रहा है वो बुक का कंटेंट नहीं है, कई जगह से कंटेंट को लेकर लिखा गया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और उतना ही लिखें ताकि एग्जाम में आपको फुल मार्क मिल सके, ठीक है। तो आप लोग ये नोट्स में भी नोट करते चलिए, पीडीएफ तब प्रोवाइड करेंगे जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट। अभी अपने आपको बताया हीटिंग मेथड, जिसमें डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड बताया और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड बताया। दोनों में ही आपने एक चीज़ देखा होगा कि हम एक हीटिंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ करते हैं इसको तो हमने आपको बता दिया, जैसे नाइक्रोम हो गया, इन सब पदार्थ का यूज़ करते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर को सस्टेन कर सके। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है कि जो हीटिंग एलिमेंट हम यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से उसमें गुण होने चाहिए, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ताप को हम उत्पन्न करने के लिए हीटिंग एलिमेंट का ही प्रयोग करते हैं। तो जिस भी हीटिंग एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी जो होना चाहिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब टेम्परेचर को बढ़ने पर वह जो हीटिंग एलिमेंट होगा वो जल्दी से पिघलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अब वो देखेंगे। देखिए हीटिंग एलिमेंट जो होता है, हीटिंग एलिमेंट का परफॉर्मेंस और उसका लाइफ इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है। अतः हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रयुक्त मटेरियल में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कहने में जैसे हीटिंग एलिमेंट के लिए हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं, तो नाइक्रोम में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए वो समझना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, जो उसका पदार्थ का प्रतिरोध, जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होना चाहिए वो उच्च होना चाहिए। उच्च गलनांक, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक जो होना चाहिए अधिक होना चाहिए ताकि इसके ताप में वृद्धि होने पर यह पिघल न जाए। इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, कहने मतलब प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ का तापमान गुणांक जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। और फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है कि तापमान बढ़ने पर प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इनकैंडेंसेंट लैंप पढ़ा था तो उसमें इनर्ट गैस का यूज़ किया जाता है। वो क्या होता है, इनर्ट गैस का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है बल्ब में, टंगस्टन का फिलामेंट जो बल्ब लगा होता है वो उसका ऑक्सीकरण ना हो। तो जो भी हम हीटिंग एलिमेंट के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक हीटिंग एलिमेंट में होनी चाहिए। और देखिए ऑक्सीकरण होने से होता क्या है, जब अगर उसका ऑक्सीकरण होता है तो जो भी एलिमेंट आप यूज़ करेंगे, जो भी मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसके ऊपर जो होता है एक ऑक्सीकृत परत बन जाता है और उस मटेरियल का लाइफ जो होता है वो कम हो जाता है। और अगला इसका प्रॉपर्टीज़ है कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। कहने का मतलब जो भी मटेरियल हम यूज करें उसमें उच्च यांत्रिक शक्ति होना चाहिए। नॉन कोरोसिव, कहने का मतलब जो भी मटेरियल हम यूज करें उसका पदार्थ के वातावरण से अगर संपर्क हो तो उसका क्षरण नहीं होना चाहिए। और अगला इसमें इकोनॉमिकल, कहने का मतलब उसका पदार्थ का जो कॉस्ट हो वो ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम जो हीट को उत्पन्न करने के लिए जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं उसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, जैसे कि हाई रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण से मुक्त होना चाहिए। और ये तो आप लोगों को बता चुके हैं कि हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर हम नाइक्रोम का यूज़ करते हैं तो नाइक्रोम जो होता है इसका देखिए, इसका रेजिस्टिविटी जो होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होता है 40 माइक्रोन ओम सेंटीमीटर होता है। तो इसकी प्रतिरोधकता काफ़ी हाई होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और हीटिंग एलिमेंट को, हीटिंग मटेरियल को बनाने के लिए नाइक्रोम जो होता है सबसे अच्छा और आइडियल मटेरियल होता है। और अगला इसमें कांथाल मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसकी प्रतिरोधकता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 145 माइक्रोन ओम सेंटीमीटर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, उनका टेम्परेचर सस्टेन करने की क्षमता होती है वो भी ज़्यादा हाई होता है। और अगला देखिए इसमें आपका है एक क्यूप्रोनिकल। क्यूप्रोनिकल क्या है, इसका भी प्रतिरोध जो होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 माइक्रोन ओम सेंटीमीटर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1280 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इतना ही आपको अपने नोट्स में भी लिखना है जो यहाँ पर हमने आपको बताया है। मेन यही है आपका कि हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इकोनॉमिकल और फ्री फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नॉन कोरोसिव और इकोनॉमिकल। तो ये जो होते हैं हीटिंग एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब हम देखते हैं आपका अगला टॉपिक। देखिए जो आपका अगला टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है डोमेस्टिक वाटर हीटर। तो डोमेस्टिक वाटर हीटर होता क्या है इसको हम देखेंगे। देखिए डोमेस्टिक वाटर हीटर जो है, आप अभी पढ़े रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड से हम हीट को कैसे उत्पन्न करते हैं, तो उसी का एक एप्लीकेशन है डोमेस्टिक वाटर हीटर। देखिए डोमेस्टिक वाटर हीटर आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा कि घरों में पानी को गर्म करने के लिए एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस जो होता है विद्युत की सप्लाई से चलता है और पानी को गर्म करता है। इसी डिवाइस को हम लोग वाटर हीटर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका घरेलू हीटर होता है, मतलब कि जो वाटर हीटर होता है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट ट्रांसफ़र प्रक्रिया द्वारा जल को गर्म करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करता है। इसका डेफिनेशन इसी प्रकार से होगा कि घरेलू हीटर जो होता है एक ऐसा युक्ति है जो हीट ट्रांसफ़र प्रक्रिया द्वारा जल को गर्म करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करता है। इसका सबसे अधिक प्रयोग जो होता है घरेलू कार्यों जैसे सफाई के लिए, नहाने के लिए और ठंडी के मौसम में गर्म पानी की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए हम डोमेस्टिक वाटर हीटर का यूज़ करते हैं। और आपको ये चीज़ पहले बता चुके हैं, आप लोगों को पता होगा डोमेस्टिक वाटर हीटर क्या होता है, लेकिन उसके बारे में लिखने के लिए जब बोला जाएगा तो आप शायद नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके लिए मन में वो वर्ड्स होने चाहिए कि हम क्या
लिखना चाहते हैं, तो वही यहाँ पर बता रहे हैं आपको। और बाकी तो आप लोगों को पता होगा डोमेस्टिक वाटर हीटर होता क्या है और कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि बहुत ही आसानी से अच्छे समझा देंगे आपको कि जो डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक पानी की एक टंकी होती है और इस टंकी में एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। अब पानी के तापमान को नियंत्रित करना है तो इसके लिए हम थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का यूज़ करते हैं, जो कि अभी आपको हम आगे बताएंगे कि थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता क्या है। और जो टंकी होता है इसका आउटर भाग जो होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। और क्यों इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, ताकि जो बाहर का वातावरण है वहाँ पर गर्म है या ठंड है इससे प्रभाव न पड़े। जो आपका वाटर टैंक होगा, जो टंकी होगा, जो पानी रहेगा उसमें अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही रहेगा और कम है तो कम ही रहेगा, इसलिए इसका आउटर भाग जो होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है। अब यहाँ पर आप लोग डोमेस्टिक वाटर हीटर का डायग्राम देख सकते हैं और यह डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 थर्मोस्टेट लगा है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट लगा है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कोल्ड वाटर को इन मतलब कि डालते हैं यहाँ से कोल्ड वाटर, और यहाँ से हॉट वाटर को बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ओवरफ्लो है, मतलब कि टंकी के भरने पर पानी बाहर फ्लो करने लगता है। और ये वाला पार्ट जो आपका इनर टैंक है और ये आपका आउटर केसिंग है, मतलब ये जो देख रहे हैं ये आपका आउटर केसिंग है और यही आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है और ये ड्रेन है। और यहाँ पर 2 हीटर लगे हैं, हीटर 1 और हीटर 2। जो कोल्ड वाटर यहाँ पर इन करते हैं वो क्या होता है, जब सप्लाई देते हैं इसको, यहाँ पर जब सप्लाई इसमें दिया जाता है तो पानी गर्म हो जाता है और जो आपका हीटर 1 होता है वहाँ से पानी को हॉट वाटर को निकाल लिया जाता है। इसका अब हम वर्किंग देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा कि यह वर्क कैसे करता है। देखिए, जब हम जो डोमेस्टिक वाटर हीटर होता है, मतलब जब हम इसको क्या करते हैं सप्लाई देते हैं तो जो इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वह गर्म होकर उष्मा उत्पन्न करता है। अब उष्मा का जल से संपर्क होता है इसलिए वह जल भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। इस हीटर के ताप को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं। जिस ताप पर इसे सेट करते हैं, पानी का तापमान जो होता है सेट किए हुए ताप पर पहुंचने पर थर्मोस्टेट कंट्रोल द्वारा विद्युत सप्लाई कट कर देता है। यानी मतलब अगर हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप सेट किया है तो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा वो क्या कर देगा, कट कर देगा। और जैसे ही पानी का तापमान कम होता है थर्मोस्टेट जो होता है वो विद्युत सप्लाई को ऑन कर देता है। और अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके अनुप्रयोग जो है, गर्म जल का प्रयोग कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए और हीटिंग आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए, अब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का एक इंट्रोडक्शन देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता क्या है। तो आप लोगों ने कभी ना कभी फ्रिज जरूर देखा होगा, जिसे रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। फ्रिज को अपने घरों में हम फ्रिज ही बोलते हैं, लेकिन उसका जो टेक्निकल नेम है वो है रेफ्रिजरेटर। तो देखिए, हमारा जो घरों में जो खाद्य पदार्थ होता है वो जल्दी से ख़राब ना हो जाए इसलिए हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा है कि फ्रिज के अंदर हमेशा जो कोल्ड मतलब कि ठंडापन हमेशा क्यों रहता है, और उसका जो टेम्परेचर होता है, उसका जो ताप होता है, उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आप लोगों ने अपने घरों में अगर फ्रिज होगा तो आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि फ्रिज में क्या होता है, एक हम निश्चित ताप सेट करते हैं। अब निश्चित ताप सेट करने के बाद क्या होता है, जब फ्रिज ठंडा हो जाता है तो फ्रिज अपने आप बंद हो जाता है। ये जो फ्रिज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक उदाहरण था कि जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है वो इसी पर काम करता है कि जिस ताप पर हम किसी भी डिवाइस को सेट करते हैं उतना टेम्परेचर होने के बाद वो डिवाइस बंद हो जाता है अपने आप, और टेम्परेचर कम होने पर डिवाइस फिर अपने आप चालू हो जाता है। तो अगर हम थर्मोस्टेट की डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा और इसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, थर्मोस्टेट जो होता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट जो होता है, एक ऐसा युक्ति होता है जिसका प्रयोग ताप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है वह ताप के प्रति क्या होता है, संवेदनशील, सेंसिटिव होता है और किसी भी अनुप्रयोग में ताप नियंत्रण के लिए लगाया जाता है। तो कहने का जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट जो होता है वो ताप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है और थर्मोस्टेट सिस्टम जो होता है उसी के अनुसार उस डिवाइस को ऑन या ऑफ करता है। तो ये होता है थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ भी हमको टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है वहाँ पर हम थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है वह काम कैसे करता है। तो देखिए, जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है उसको हम जिस ताप पर क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, उस तापमान पर यह क्या करता है, ऑटोमेटिक स्विच को ऑफ कर देता है। और जब तापमान से कम होता है तो यह सर्किट को स्विच ऑन कर देता है या एयर टेम्परेचर को सेंस करके पता लगाता है और स्विच को ऑन या ऑफ करता है। कहने का मतलब जैसे थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट जिस भी अप्लायंस में या जिस भी अनुप्रयोग में हम यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए उसको हम थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट लगाकर उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट कर दिए, तो जैसे ही उस मतलब कि जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो गया या आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर हो गया,
तो उसमें क्या होगा, जैसे ही ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा तो थर्मोस्टेट जो होगा आपका, थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट जो होगा वो उसको क्या करेगा, उस जो मतलब डिवाइस होगा आपका उसको ऑफ कर देगा, ठीक है, उसका स्विच ऑफ कर देगा ऑटोमेटिक। और जैसे ही इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका ताप कम होगा वह स्विच को ऑन कर देगा। तो इस हिसाब से आपका थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट जो होता है वो, तो आपका जो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट होता है वो इस प्रकार से बनता है, वो इस प्रकार से काम करता है। बाकी इसका डायग्राम बहुत बड़ा है इसलिए हमने डायग्राम आपको नहीं बताया, इसका डायग्राम भी आप लोग एग्जाम में बना सकते हैं थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का। अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशंस। तो थर्मोस्टेट कंट्रोल सर्किट का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है हीटिंग या कूलिंग में होता है, हीटिंग पंप में होता है, फ्रिज में इसका उपयोग किया जाता है, और उन सभी उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है जिसमें हमको ताप को नियंत्रित। देखिए जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रिक हीटिंग, जैसे आप लोग घरों में प्रयोग किया होगा हीटर, जो कि इलेक्ट्रिक की सहायता से चलता है। उसमें एक स्प्रिंग टाइप का है या फिर हम कहें कि कॉइल लगा होता है, वो इलेक्ट्रिक की सहायता से काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, और हीट जब होता है तो उसका उपयोग हम खाना बनाने के लिए अन्य कई कामों में करते हैं। तो कहने का मतलब हम विद्युत धारा की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और जो ऊष्मा उत्पन्न होता है उसी का उपयोग हम, जैसे कि धातुओं को गलाना, धातुओं का कठोर बनाना, तो ये सब काम, जैसे ये सब काम इंडस्ट्री में होता है। और घरेलू कार्य की बात करें अगर, तो घरों में जैसे खाना पकाने का काम, घरों को गर्म करने का काम या कपड़ा सुखाने का काम भी इलेक्ट्रिक हीटिंग की सहायता से होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि विद्युत तापन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और देखिए इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों ही जगह हीट की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल में धातु को पिघलाने के लिए वेल्डिंग आदि में इसका उपयोग करते हैं, तथा अगर डोमेस्टिक की बात करें तो उसमें कुकिंग में, खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में आदि में इसका प्रयोग होता है। इन सभी कार्यों को इलेक्ट्रिक हीट के द्वारा किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही अच्छा है, इसका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं, कि हम इसका यूज़ क्यों करें, इसका एडवांटेज क्या है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज। तो अब दूसरा टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। इलेक्ट्रिक मतलब वैद्युत तापन के कौन कौन से लाभ हैं। तो देखिए हीट को उत्पन्न करने का कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि आप लकड़ी जला के भी हीट उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, जलने के बाद राख बचेगा और भी कई चीज़ें दिक्कत आ सकती है उसमें। लेकिन जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसको यहाँ पर देखना है हमको। देखो हीट को उत्पन्न करने का कई साधन हो सकते हैं, मतलब कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग के कई एडवांटेज हैं। सबसे पहली बात, इसमें मेंटेनेंस लागत बहुत कम आता है, और इसकी जो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता जो होती है अन्य साधन की अपेक्षा उच्च होती है। मतलब इलेक्ट्रिक हीटिंग में किसी प्रकार का धुआं नहीं होता, राख नहीं बचता, जबकि आप अगर लकड़ी से या किसी अन्य अन्य मतलब कि लिक्विड को जलाकर हीट उत्पन्न करेंगे तो वह ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा, ज़्यादा उसका दक्षता अधिक नहीं होगी, क्योंकि उसमें राख के साथ साथ धुआं भी उत्पन्न होगा। और तीसरा है इसमें देखिए इसका एडवांटेज कि यह जो होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग वैद्युत तापन, यह बिल्कुल साफ सुथरा होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का राख तथा धूल नहीं होता है। और इसमें देखिए इसके ताप को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, इसके ताप को नियंत्रित करना। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप अन्य मेथड से अगर हीटिंग को उत्पन्न करेंगे, जैसे लकड़ी से जब हीटिंग उत्पन्न करते हैं आप, तो उसके ताप को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, फिर अपने इच्छा अनुसार आप ताप को पा भी नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल सर्किट होता है, या फिर हम कहें कि कुछ इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है, जो डिवाइसेस होती हैं कि हम उसको ताप को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक मतलब कि जो ओवन देखे होंगे, ओवन जिसमें हम बटन से क्या करते हैं कि उसका मतलब कि टेम्परेचर जो होता है उसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है इसका एडवांटेज यही है कि हम इसके टेम्परेचर को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगला एडवांटेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है वो सिस्टम, इलेक्ट्रिक हीटिंग का सिस्टम जो होता है वो नॉइस फ्री, मतलब कि किसी प्रकार का शोरगुल इसमें नहीं होता है। और अगला इसमें देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है सेफ और रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है। अब अंतिम है इसमें एडवांटेज इसका, यह एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, मतलब कि वातावरण में किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसमें धुआं और राख उत्पन्न नहीं होता है, तो यह वातावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है एवं इसके एडवांटेज लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए हमने कुछ बेसिक चीज़ नोट किया है, उसको आप ध्यान समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो होता है उसको मतलब कि इलेक्ट्रिक से हीट जब जनरेट करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है उसकी 3 विधियाँ होती हैं। एक तो होता है चालन, मतलब कि ये सॉलिड मटेरियल में होता है, जैसे कोई अगर एक पदार्थ गर्म है तो उसको अगर दूसरे पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरा पदार्थ भी गर्म हो जाता है। दूसरा होता है संवहन, लिक्विड में जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पहले क्या होता है, नीचे का पानी मतलब कि ऊपर ऊपर गर्म हो जाता है लेकिन नीचे का ठंडा रहता है, ऐसा क्यों, वो आप लोग पढ़े होंगे। और तीसरा होता है विकिरण। विकिरण के मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें मतलब कि हमारे मतलब आज पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से ही पहुंचती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए हमने इतना तो समझ लिया कि इलेक्ट्रिक हीटिंग होता क्या है और इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज क्या क्या हैं।
अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज भी देख लिया, हीटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है कि उसको समझ लिया, लेकिन हम उसको हीट को कैसे उत्पन्न करें, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, इसको समझना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग के यहाँ पर कई मेथड हैं और यही आपको इस मतलब कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट में यही इतने मेथड पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए इसमें है आपका रजिस्टेंस हीटिंग है, रजिस्टेंस हीटिंग। इसके बाद है आपका इंडक्शन हीटिंग है, फिर इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग है, इसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है, फिर इसके बाद है इंफ्रारेड हीटिंग है, फिर अगला है आपका इसमें माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव में दो प्रकार से हीटिंग उत्पन्न कर सकते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन की बौछार द्वारा और दूसरा है हाई फ्रिक्वेंसी की एडी करंट के द्वारा। तो अब हम सबसे पहला मेथड देखते हैं इसमें, वो है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड क्या होता है और उससे कैसे हम हीट को जनरेट करते हैं। रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड में आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ आपको बताना आर है, ठीक है। जब यहाँ से इस वायर में हम आई करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें कुछ लॉस होता है, वो आप लोगों को पता होगा कि मतलब जितना करंट हम देते हैं इसको उसका स्क्वायर और जितना उसका रेजिस्टेंस होता है आर, इतना क्या होता है, इतना हीट उत्पन्न करता है। कहने का मतलब अगर एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस जो है आर है और इसमें अगर आई धारा हम प्रोवाइड करें तो जो हमको मतलब कि उष्मा पर मिलेगा वो आई स्क्वायर आर मिलेगा। ये तो आप लोगों को पता है और इसे ही जूल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो यही इसी मेथड का यूज इसमें किया जाता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह विधि जो है आई स्क्वायर आर लॉस पर आधारित होता है। जब एक रजिस्टिव मटेरियल के थ्रू करंट को पास कराया जाता है, यहाँ पर इसे बताया ना, एक रजिस्टिव मटेरियल है आर है, इसके थ्रू जब हम करंट को पास कराते हैं, जब एक रजिस्टिव मटेरियल को थ्रू करंट को पास कराया जाता है तो आई स्क्वायर आर लॉस के कारण हीट उत्पन्न होता है। और हम जानते हैं कि जब किसी प्रतिरोध आर से होकर आई धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रति सेकंड आई स्क्वायर आर जूल उष्मा उत्पन्न होता है। इतना तो समझ आ गया ना कि रेजिस्टेंस हीटिंग किस मेथड पर कार्य करता है। बिल्कुल नाम से ही स्पष्ट है रेजिस्टेंस हीटिंग। तो मतलब कि कोई वायर होगा जिसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो जो आई स्क्वायर आर होगा वही उष्मा उत्पन्न होगा। तो अब बात आती है रेजिस्टेंस हीटिंग के मेथड कौन कौन से हैं। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के दो मेथड होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो हम देखते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, मतलब कि प्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि और अप्रत्यक्ष प्रतिरोध विधि। अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत इजी है ये जो रेजिस्टेंस हीटिंग काफ़ी इजी है, लेकिन सबसे टफ है इंडक्शन हीटिंग। मतलब कि नहीं, इंडक्शन हीटिंग नहीं, हाँ इंडक्शन हीटिंग सबसे कठिन है थोड़ा, उसको ध्यान से समझना। फिर यहाँ पर देखिए डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। अब नाम में ही अगर आप ध्यान से नाम कोई देखेंगे तो इसमें ही आपको पूरा इसके बारे में समझ आ जाएगा। कहने मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मतलब कि डायरेक्ट हम किसी भी मतलब हीट उत्पन्न करते हैं और किसी पदार्थ को गर्म करते हैं। तो वहीं पर हमने यहाँ पर देखिए लिखा है कि देखिए इस विधि में जिस पदार्थ को गर्म करना, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, ठीक है, कुछ पदार्थ है, जिस भी पदार्थ को, इसे कंटेनर है ये भी, ठीक है, एक मिनट अच्छे समझाते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें ऐसे कुछ पदार्थ है, इसमें जिस पदार्थ को गर्म करना है, तो इस विधि में क्या होता है, जिस पदार्थ को गर्म करना होता है उस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। अब इसमें क्या किएंगे हम, मान लीजिए दो इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, अभी इसका चित्र दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए तो उस पदार्थ के अंदर दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड होता है। फिर देखिए यह विधि भी आई स्क्वायर आर इफेक्ट पर काम करता है। गर्म किए जाने वाले पदार्थ के प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न उष्मा द्वारा पदार्थ गर्म होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आपको बताया वही आपको यहाँ पर समझा भी रहे हैं और उसी हिसाब से चित्र भी बनाया ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर एक कंटेनर है और यहाँ पर जो ये जो चार्ज यहाँ पर हम लिखे हैं ना, ये चार्ज लिखे हैं, इसी को चार्ज मतलब क्या होता है अभी बताएंगे आपको। ये चार्ज जो है इसी को हमको गर्म करना है और यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस क्या है, पाउडर है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ से हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई देंगे तो देखिए अगर इसको हम डीसी और सिंगल फेज एसी धारा के लिए, हम डीसी और सिंगल फेज एसी करंट के लिए हम दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर हमें थ्री फेज एसी की धारा इसको देते हैं तो यहाँ पर हम तीन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। अब इसके अगर एडवांटेज की बात करें तो इसका एफिशिएंसी काफ़ी हाई होता है और यह हमको यूनिफॉर्म हीट और हाई टेम्परेचर प्रदान, मतलब कि एक समान उष्मा और टेम्परेचर हमको प्रदान करता है। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है साल्ट बाथ फर्नेस। ये चीज़ आप लोग मन में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन इसे भी पूछ लेता है कभी, साल्ट बाथ फर्नेस मतलब क्या होता है इसका, इसमें कौन सी मतलब कि इसमें किस प्रकार से हीट को जनरेट किया जाता है यहाँ पर। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है साल्ट बाथ फर्नेस और वाटर हीटिंग, पानी को गर्म करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए हमने बताया ना कि जो चार्ज लिखा है, चार्ज क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए चार्ज क्या होता है, चार्ज में भी इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म, जो चार्ज होगा वो जिस पदार्थ को गर्म करना होगा उसी को चार्ज बोलेंगे और वो जो चार्ज होगा आपका वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है।
देखिए आपका चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है उससे आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के एडवांटेज क्या हैं। तो इसका देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार बता देंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी व्हीकल, मतलब कोई भी गाड़ी है, कोई भी पहिया हो, वो मूवमेंट कर रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। और अगर वही ट्रैक्शन सिस्टम अगर इलेक्ट्रिक की सहायता से मूव कर रहा है या मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप एक रिक्शा देखते हैं तो रिक्शा क्या होता है, एक ट्रैक्शन सिस्टम है, लेकिन वो उसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं किया गया है तो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है। लेकिन अगर जो आप ई रिक्शा देखते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है वो उसमें एक बैटरी लगा होता है और वह इलेक्ट्रिक की सहायता से उसके पहिए जो होते हैं मूव करते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी प्रकार से यदि कोई व्हीकल मूवमेंट कर रहा है तो इसे ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। लेकिन यदि इस उद्देश्य में यदि इलेक्ट्रिक का प्रयोग हम करते हैं तो इसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब अगर कोई भी गाड़ी है उसको चलाने के लिए विद्युत शक्ति को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे रेलगाड़ी आप देखते हैं या विद्युत से सड़क पर चलने वाली कोई भी गाड़ी हो, आप लोगों को पता होगा इस समय इलेक्ट्रिक का बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो या फिर इलेक्ट्रिक रिक्शा हो, तो वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन भी उन्हें कहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक को यूटिलाइज़ करके पहिए का उसमें मूवमेंट हो रहा है। और यहाँ पर इसमें देख सकते हैं जो ई रिक्शा होता है आपका, वो भी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, क्योंकि इसमें व्हीकल जो होते हैं मूव कराने के लिए हम बैटरी का यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इसमें दो टाइप्स हैं। एक होता है सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो जो सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब है, जैसे ई रिक्शा में क्या होता है, उसमें बैटरी लगा होता है, मतलब जो रिक्शा है उसका खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रिक वो प्रोड्यूस करता है, मतलब कि वो खुद के उसमें इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक मतलब कहते हैं स्टोर रहता है, उससे आपका इलेक्ट्रिक रिक्शा जो होता है वो उसके पहिए मूवमेंट करते हैं। तो इसे बोलते हैं सेल्फ कंटेन, मतलब ये खुद से ही इलेक्ट्रिक का यूज़ करता है और पहिए को मूवमेंट कराता है। और दूसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। जैसे आप देखे होंगे जो इलेक्ट्रिक मतलब कि जो ट्रेन होता है उसके ऊपर क्या होता है, पेंटोग्राफ की सहायता से वह इलेक्ट्रिक को लेता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक जो ट्रेन होता है उसका खुद का नहीं होता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से इलेक्ट्रिक को लेता है। तो इस टाइप के ट्रैक्शन को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। यहाँ पर इसका बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल है रेलगाड़ी, और जो सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसका एग्जाम्पल है ई रिक्शा। अब बात आती है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसका एडवांटेज क्या है। तो जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है इन्हें हम शीघ्र ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक बाइक देखा होगा, एक बटन से ही वो स्टार्ट हो जाता है। करने का मतलब इसको हम बहुत ही जल्दी से इसको मतलब बहुत तेज़ी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें देखिए दूसरा एडवांटेज है, इसमें जो सहायक उपकरण होती है उसकी सहायता कम होती है और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है। इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है, इसका स्टार्टिंग टाइम मतलब जो स्टार्ट करने में इसको टाइम लगता है वो बहुत कम होता है, और इसका स्टार्टिंग टार्क भी बहुत हाई होता है। और यह जो होता है एक साफ़ सुथरा ट्रैक्शन सिस्टम होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के क्या एडवांटेज हैं। अब देखिए इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये इसका आंसर काफ़ी लंबा है और उस आंसर्स में ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर पहले समझ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता है उसका क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, तो मतलब विद्युत संकर्षण प्रणाली का वर्गीकरण कीजिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको समझना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है। तो एक ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक पावर का जो ट्रैक्शन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करता है उसी को हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जो व्हीकल को खींचने के लिए या व्हीकल को ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का प्रयोग करता है उसे ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे रेलवे हो गया, ट्राम्स हो गया, ट्रॉली हो गया, इन सबको खींचने के लिए हम इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आता है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है उसको मतलब कि डिवाइड मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया गया है। तो आपको बता दें जो ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता है, जैसे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है जो विद्युत जो आप रेलवे पटरी देखते हैं, मतलब कि जो पथ होता है, जो ट्रैक होता है उसके विद्युतीकरण के लिए मतलब कि विद्युतीकरण किस पर डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा कि एसी सिस्टम है या फिर डीसी सिस्टम है। तो इसी के आधार पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर जो हम ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं या जो ट्रैक का विद्युतीकरण करते हैं उसको सिलेक्ट करने में कई चीज़ें डिपेंड करता है, कई फैक्टर होते हैं वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि जो सप्लाई है वो कौन सा सप्लाई है, एसी है या डीसी है, या फिर जहाँ पर हम ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं वहाँ का एरिया किस टाइप का है, यानी कि अर्बन एरिया है, सब अर्बन है,
तो इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं जो कई फैक्टर्स हैं जिन पर निर्भर होता है कि किस प्रकार से उसका इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो जो मेन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होते हैं वो 4 हैं यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं। तो पहला है इसमें आपका डीसी सिस्टम है, और दूसरा है सिंगल फेज एसी सिस्टम है, और तीसरा है आपका 3 फेज एसी सिस्टम, और चौथा है कंपोजिट सिस्टम। तो पहले यहाँ पर समझिए डीसी सिस्टम में क्या होता है। डीसी का प्रयोग किया जाता है सिंगल फेज एसी में, सिंगल फेज एसी होता है। 3 फेज एसी में 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ होता है। और जो यहाँ पर कंपोजिट सिस्टम है वो तीनों का मिश्रण होकर क्या कहलाता है, कंपोजिट सिस्टम कहलाता है। और अगर यहाँ पर हम वैल्यूज़ की बात करें, जो मेन वैल्यू हैं डीसी के लिए, यहाँ पर देखिए डीसी के लिए जो 300, 500, 600, 750, 1200, 1500, 3000 वोल्ट डीसी होता है डीसी सिस्टम में। और अगर अल्टरनेटिंग करंट एसी की बात करें तो इसमें 15 केवी एसी 16.7 हर्ट्ज का होता है, या फिर 25 केवी एसी 50 से 60 हर्ट्ज का होता है। और यहाँ पर अगर कंपोजिट सिस्टम की बात करें तो यह 1.5 केवी डीसी या 3 केवी डीसी या 15 केवी एसी 16.7 हर्ट्ज या फिर 25 केवी एसी 50 हर्ट्ज, ये वैल्यूज़ हैं जो कि इन सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। जब एग्जाम में इसके वर्गीकरण के लिए आएगा तो यहाँ पर आपको पहले लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होता क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको किस बेस पर उसका क्लासिफाइड किया गया है, तो यहाँ पर चारों का नाम और चारों के बारे में डिटेल में लिखना है आपको। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम देखते हैं कि किस सिस्टम में कितना मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाता है, कितने वोल्ट डीसी होता है, कितना उसका हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो ये सब चीज़ें अब देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डीसी सिस्टम की अगर बात करें हम, तो जो डीसी सिस्टम है इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में हम डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं और जिसका रेटिंग क्या होता है 600 वोल्ट, 750 वोल्ट, 1500, 3000 वोल्ट तक होता है। और जो डीसी सिस्टम होता है इसमें भी 2 टाइप्स को आपको बुक में देखने को मिलेंगे, एक होता है लो वोल्टेज के लिए, एक होता है हाई वोल्टेज के लिए। यहाँ पर एक ही में हमने लिख दिया है डीसी सिस्टम का। तो अगर हम बात करें जो डीसी सिस्टम जो होता है निम्न वोल्टेज का प्रयोग करता है, तो जो निम्न वोल्टेज का डीसी सिस्टम प्रयोग करता है उसका उपयोग हम किस में करते हैं, ट्रामवे या टाली बसों को खींचने के लिए हम निम्न लो वोल्टेज डीसी सिस्टम का यूज़ करते हैं। और जो डीसी सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम इसमें जो होता है सीरीज वाउंड डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। और जो डीसी मोटर है वो रेल रोड ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, ज़्यादा अनुकूल होता है। और रेलगाड़ी के संचालन में हम 1500 वोल्ट 3000 वोल्ट से चलने वाली दिष्ट धारा मोटर का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है जो है सिंगल फेज एसी सिस्टम। तो जो सिंगल फेज एसी सिस्टम है तो इस टाइप के ट्रैक्शन सिस्टम में हम एसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। और यह सिस्टम क्या करता है, 15 से 25 केवी एसी वोल्टेज 25 हर्ट्ज की सप्लाई का प्रयोग करता है। और यह जो होता है कम आवृत्ति का सीरीज मोटर अधिक बेटर परफॉर्मेंस और मोर इफिशियंट होता है। ओवरहेड कंडक्टर में जो 25 हर्ट्ज, जो यहाँ पर अब जैसे आप रेल है, यहाँ पर रेल की पटरी है, तो यहाँ पर ओवरहेड कंडक्टर जो लगे होते हैं, जो ओवरहेड कंडक्टर से जो 25 हर्ट्ज 15 से 25 केवी की इलेक्ट्रिक की सप्लाई प्राप्त होती है, उसे क्या किया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एक उपयुक्त मोटर ऑपरेटिंग रेंज जिसका 300 से 400 वोल्ट रेंज हो उसमें लाया जाता है। अब यहाँ पर आप इस चित्र में देख भी सकते हैं कि जो एक यहाँ पर मोटर है उसमें मोटर कंट्रोल लगा हुआ है और ओवरहेड लाइन से पेंटोग्राफ की सहायता से वो इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेता है और किस प्रकार से एक जो रेल होता है वो ऑपरेट होता है। अब इसमें देखिए आपका है 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम। जो 3 फेज एसी ट्रैक्शन सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, लोकोमोटिव के मूवमेंट के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हैं। और यह सिस्टम जो होता है 3000 से 3600 वोल्ट एसी पर 16 सही 2/3 या सामान्य आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है। और इसमें चूंकि यह 3 फेज सिस्टम है, इसमें यह सिस्टम में क्या होता है, 2 फेज के लिए 2 ओवरहेड लाइन एम्प्लॉयज करता है, जबकि ट्रैक जो होता है वो तीसरे फेज का निर्माण करता है। अब देखिए इसमें जो प्रयुक्त मोटर है इसके लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो भी मोटर हम यूज़ करेंगे उसका वो मोटर क्या होगा 3.3 केवी पर आसानी से ऑपरेट होने में सक्षम होता है। और इस सिस्टम का जो ऑपरेशन होता है काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन इस सिस्टम का प्रयोग अन्य सिस्टम की अपेक्षा बहुत कम किया जाता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट है कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम। तो जो कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी ऊपर आपको जितना भी बताया 3 फेज एसी सिस्टम, सिंगल फेज एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम, तीनों ही मतलब कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए जो तीनों ही सिस्टम है सबके अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो वही यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऊपर जितना भी सिस्टम हमने बताया है उसमें कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसका हम प्रयोग विद्युतीकरण की दृष्टि से कर सकें। तो सभी के अपने अपने डिमेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, इसलिए दोनों का कंबाइन अर्थात एसी और डीसी जो बताया आपको और सिंगल और 3 फेज बताया, दोनों के कंबाइन से तैयार ट्रैक्शन सिस्टम जो होता है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देता है। इसलिए इसमें इस प्रकार से जो कंपोजिट ट्रैक्शन सिस्टम का जन्म होता है, मतलब इवैल्यूएशन होता है। और जो कंपोजिट सिस्टम जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इसमें आपका सिंगल फेज टू 3 फेज सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम।
तो अब हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बताएंगे सिर्फ, और यही टॉपिक एग्जाम में आ भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से क्या होता है। चैप्टर 3 भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, देखिए हम जानते हैं अगर किसी तरल या द्रव पदार्थ में से इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत प्रवाह हो जाती है तो वह पदार्थ सुचालक कहलाता है, और अगर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है तो वह कुचालक कहलाता है। ये आपको पता होगा, कोई भी लिक्विड हो, कोई भी द्रव हो, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो उसे सुचालक कहते हैं, अगर नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। तो कुचालक जैसे तेल हो गया, अल्कोहल हो गया, डिस्टिल वाटर हो गया, और सुचालक जैसे डिस्टिल वाटर में नमक मिला देते हैं तो उसे ही इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। तो अगर विद्युत अपघटन क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कैसे लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए, अगर किसी तरल पदार्थ में से करंट को प्रवाह किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयन उससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में करंट को गुजारें तो यह अपने आप अलग अलग, मतलब कि जो आपका सिल्वर है और जो आपका नाइट्रेट है NO3, उसके आयन में बढ़ जाएगा या अलग अलग हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। कहने मतलब अगर NO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के घोल में से करंट को हम फ्लो कराते हैं तो यह आर्गन जो सिल्वर का आयन है वो अलग हो जाएगा, और जो नाइट्रेट का आयन हो जाएगा वो अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघट्य क्या है, तो देखिए विद्युत अपघट्य या विद्युत अपघटन और विद्युत अपघट्य ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, वह पदार्थ है जिसमें द्रवीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, जैसे NaCl, AgNO3, HCl आदि के घोल, तो इसे विद्युत अपघट्य बोलते हैं। जैसे अगर NaCl मतलब कि NaCl में हम अगर विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं तो इसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। और इलेक्ट्रोड क्या है, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए विद्युत चालक जिसमें विद्युत धारा का आदान प्रदान होता है, जैसे कार्बन धातु की छड़ या प्लेट, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो अब जो का इलेक्ट्रोड होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड क्या है, विद्युत अपघट्य के अंतर्गत वह धनात्मक इलेक्ट्रोड जिससे विद्युत धारा घोल में प्रवेश करती है उसे एनोड बोलते हैं, और धनात्मक इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी या DC सप्लाई के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं उसे भी एनोड ही बोलते हैं। यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन में बताया है। और देखिए कैथोड क्या होता है, विद्युत अपघट्य के अंतर्गत वह ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिससे विद्युत धारा घोल से बाहर निकलती है उसे हम कैथोड कहते हैं, मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिन्हें बैटरी या DC सप्लाई के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर समझिए आप, जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जिससे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, सरल कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब अगर एग्जाम में पूछे जाए विद्युत अपघटन प्रोसेस को लिखिए, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या लिखना होगा, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, जब विद्युत अपघट्य जो होता है, जब हम पदार्थ को जब पानी में घोलते हैं तो विद्युत अपघट्य पदार्थ का प्रत्येक अणु दो आयनों में विभक्त हो जाता है। ये आपको बता चुके हैं, एक आयन ऋणावेशित तथा दूसरा धनावेशित होता है। जब इस प्रकार के घोल में दो इलेक्ट्रोड के माध्यम से DC धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर चलकर अपना आवेश कैथोड को देकर उदासीन अणु बनकर कैथोड में जमा हो जाते हैं, और तथा ऋणायन जो होते हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की ओर जाकर एनोड के पदार्थ में जमा हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस बोलते हैं, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया। तो चैप्टर 3 में ये इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको आगे बता देंगे। अब देखिए चैप्टर 2 में जो दूसरा पार्ट है आपका हीटिंग का, इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंडक्शन हीटिंग के बारे में आपको बता देते हैं पूरा अच्छे से, ठीक है। तो देखिए इंडक्शन हीटिंग क्या होता है, देखिए इसका हिंदी होता है प्रेरण तापन, और जो इंडक्शन हीटिंग होता है नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में, देखिए हम जानते हैं जब भी हम किसी धातु के टुकड़े में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो धातु के टुकड़े में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और ये प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है जैसे कि पानी में भंवर जैसे उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार से उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। अतः इन्हें भंवर धारा भी कहते हैं, और यह उसी कारण का विरोध करता है जिस कारण से इसका उत्पन्न हुआ है। तो इसी के आधार पर, इसी पर आधारित होता है आपका इंडक्शन हीटिंग, ठीक है। इसका डिफिनेशन किस प्रकार से होगा,
देखिए, विद्युत चालक पदार्थों को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा उत्पन्न भंवर धाराओं द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से गर्म करने की गर्म करने को प्रेरण हीटिंग कहते हैं। कहने का मतलब जो भी विद्युत चालक पदार्थ हैं, प्रेरण हीटिंग के द्वारा हम केवल विद्युत चालक पदार्थों को ही गर्म कर सकते हैं। किसके माध्यम से? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के माध्यम से। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण जब उत्पन्न होता है तो वहाँ पर क्या भंवर धारा उत्पन्न होती है। अब उस भंवर धारा का कोई यूज़ तो होता नहीं है, तो वह क्या करता है? हीट जनरेट करता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन इंग्लिश में भी बता सकते हैं, जैसे इंडक्शन हीटिंग इज अ हीटिंग प्रोसेस इन विच एडी करंट इज यूज टू हीट द मेटल वर्कपीस। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंडक्शन हीटिंग में जो भी चीज़ें हम गर्म करते हैं, जो भी मेटल वर्कपीस गर्म करते हैं, वो किसके द्वारा गर्म होता है? तो वो एडी करंट के द्वारा ही गर्म होता है। ठीक है, इंडक्शन हीटिंग इज आल्सो नोन एज एडी करंट हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग का दूसरा नाम होता है भंवर धारा हीटिंग। ठीक है, तो अगर एग्जाम में भंवर धारा हीटिंग आता है तो भी आपको इंडक्शन हीटिंग के बारे में ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक्सप्लेन भी किया है, ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर ये क्या है? ये एक कॉइल है, इसे ही कॉइल को बोलते हैं। इस कॉइल को हम बोलते हैं मेटल वर्क पीस, और ये मेटल वर्क पीस है, इसको हम एसी सप्लाई से कनेक्ट किए हैं। तो इसमें देखिए, जब हम कॉइल के अलॉन्ग एसी सप्लाई देते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है। जो मतलब ये कॉइल है आपका, इसके अलॉन्ग जब हम मतलब सप्लाई देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है, और जब फ्लक्स जो होता है मेटल वर्कपीस को कट करता है तो उस मेटल में क्या होता है? इसमें ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, और इसके कारण मेटल जो होता है उसमें प्रेरित धारा फ्लो करती है, और इसे एडी करंट भी कहते हैं। और इस एडी करंट का कोई यूज़फुल वर्क, जो यहाँ पर देखिए एडी करंट उत्पन्न हो रहा है, इसका कोई यूज़फुल वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यह हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मेटल वर्कपीस क्या होता है? हीट हो जाता है। तो जब अगर आएगा इंडक्शन हीटिंग क्या है, तो बिल्कुल अच्छे से डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना है, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए, नॉर्मली द इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज यूज टू फॉर मेटल्स एंड कंडक्टिव मटेरियल्स, द नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स कैन बी हीटेड डायरेक्टली। ठीक है, कहने का मतलब जो इंडक्शन हीटिंग होता है, इस प्रोसेस का यूज हम केवल मेटल और कंडक्टिव मटेरियल के लिए करते हैं। जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल हैं उनको हम डायरेक्टली हीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने रेजिस्टेंस हीटिंग बताया था, इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उसी प्रकार से इसमें भी प्रेरण तापन में भी दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रेरण तापन किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष प्रेरण तापन किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष प्रेरण तापन क्या है? जब गर्म की जाने वाली धातु द्वितीय कुंडली का कार्य करती है तो इसे हम प्रत्यक्ष प्रेरण तापन कहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर की तरह कुंडली में एसी धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब जब गर्म की जाने धातु है और द्वितीय कुंडली का कार्य करेगी तो उसे प्रत्यक्ष प्रेरण तापन कहेंगे। और अप्रत्यक्ष प्रेरण तापन, जब द्वितीय कुंडली द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो इसे अप्रत्यक्ष प्रेरण तापन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला होता है क्रोड प्रारूपी और दूसरा क्रोड रहित। ठीक है, तो जो इंडक्शन हीटिंग होता है वो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस पाया जाता है। और मैग्नेटिक मटेरियल में दो हानियां ही उत्पन्न होती हैं, एक एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। तो ये दोनों हानियां जो होती हैं उष्मा के रूप में निकलती हैं, और इसी उष्मा का प्रयोग हम मटेरियल को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंडक्शन फर्नेस आपको पढ़ना है। इंडक्शन फर्नेस यहाँ पर जितने टाइप देख रहे हैं इसमें से कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है। कोर टाइप फर्नेस, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, और इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस होता है, कोरलेस टाइप फर्नेस होता है। तो ठीक है, तो देखिए प्रेरण भट्टी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। तो देखिए, प्रेरण भट्टी जो होता है, प्रेरण भट्टियों में अचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थों में ऊष्मा उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि अचुंबकीय पदार्थ में हिस्टैरिसीस लॉस उत्पन्न ही नहीं होगा, और जो चुंबकीय पदार्थ होता है उसमें एडी और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होता है, इसलिए जो प्रेरण भट्टी है इसका यूज़ किया जाता है। अब अगर इंडक्शन भट्टी का क्लासिफिकेशन करें तो प्रत्यक्ष प्रेरण भट्टी जो होता है उसको दो प्रकार बांटा जा सकता है। पहला होता है कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, और इसी में पहला है हॉरिजॉन्टल कोर टाइप और दूसरा है वर्टिकल कोर टाइप। और दूसरा आपका इसमें एक कोर टाइप होता है, दूसरा कोरलेस टाइप होता है। अब देखिए, अप्रत्यक्ष प्रेरण भट्टी की बात करें तो इसमें कोर टाइप इनडायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस हो सकता है और कोरलेस इंडक्शन फर्नेस हो सकता है। अब देख लेते हैं हम कोर टाइप इंडक्शन, हॉरिजॉन्टल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इस प्रकार की भट्टी में ट्रांसफार्मर के समान क्रोड होता है। इसमें भी प्राथमिक कुंडली होती है, लेकिन द्वितीय कुंडली के स्थान पर विद्युत रोधी पदार्थ का बना एक क्यूरिकबल होता है। इस क्यूरिकबल में चार्ज जिसमें गर्म करना है भरा होता है, और यही क्यूरिकबल जो होता है द्वितीय कुंडली का कार्य करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डायग्राम में, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी, और यहाँ पे क्यूरिकबल वलय भट्टी है, और जिस पदार्थ को गर्म कर रहेगा यहाँ पर चार्ज के रूप में उसको रखा जाता है।
तो देखिए इस प्रकार की क्यूरिकुबल की तली में जो यहाँ पर ये इस प्रकार का बना है ना, इसी को क्यूरिकुबल बोलते हैं। इस प्रकार के क्यूरिकुबल की तली में लोहे का छल्ला देना पड़ता है, द्रोणिका, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रोणिका। द्रोणिका में भरी धातु में प्रेरित विद्युत धारा का परिपथ पूर्ण करने के लिए उसमें पहले ही पिघली धातु डालना पड़ता है। ठीक है, अब इसका हम वर्किंग देखते हैं। वर्किंग किस प्रकार से है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न होता है और यह फ्लक्स लौह क्रोड के माध्यम से चार्ज में विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देता है, जिसके कारण चार्ज में भंवर धारा उत्पन्न हो जाता है और ये जो चार्ज है वो गर्म होकर पिघलने लगता है। इसे क्षैतिज क्रोड भट्ठी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस भट्ठी की क्यूरिकुबल की बनावट इस प्रकार रहती है कि चार्ज जो होता है वो क्षैतिज रहता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्यूरिकुबल में चार्ज की मात्रा कम होने के कारण यदि लघुपथन जो है वो संभव नहीं होता है तो भट्ठी कार्य नहीं करता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं रहेगा तो भट्ठी कार्य नहीं करेगा। इसलिए यदि द्वितीयक परिपथ का पूर्ण होना भट्ठी के कार्य हेतु अति आवश्यक है और इस भट्ठी में विद्युत सप्लाई की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक रहती है। और इसकी अगर अप्लीकेशंस की बात करें तो देखिए इसके एप्लीकेशन की बात करें तो कई कमियों के कारण इस भट्ठी का सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट है वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस। देखिए वर्टिकल कोर टाइप डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस क्या होता है, इनका हिंदी भी आप लोग देख के जाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़ाया था हमने और क्या आ गया। ठीक है, तो वर्टिकल कोर टाइप, इसे ऊर्ध्वाधर कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं। देखिए इसे वर्टिकल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें घान जो चार्ज होता है उसकी क्षैतिज नाली के स्थान पर ऊर्ध्वाधर नाली का प्रयोग होता है। जो हॉरिजॉन्टल हमने बताया जो चार्ज होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल में क्या होता है, चार्ज होता है वो वर्टिकल रहता है। लेकिन इस भट्टी का क्रोड जो है क्षैतिज होता है। हॉरिजॉन्टल भट्टी की कमियों को दूर करके इस भट्टी में दूर किया गया, मतलब इसके पहले हमने आपको जो हॉरिजॉन्टल वाला बताया उसको दूर करके वर्टिकल बनाया गया। इसकी भी संरचना तथा कार्य सिद्धांत ट्रांसफार्मर के जैसा होता है। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 36 कोर का प्रयोग होता है और यह कोर जो होता है लैमिनेट स्टील का बना होता है। इस भट्टी की तली वी आकार की होती है, इसलिए इसे द्वितीयक परिपथ को बनाने के लिए कम चार्ज की आवश्यकता होती है। अब कार्यविधि देखते हैं। कार्यविधि क्या है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जैसे आपको बता चुके हैं इंडक्शन हीटिंग है ये। इसका प्रयोग हम पीतल, तांबा और जस्ता जैसी अलौह धातु को पिघलने और शोधन के लिए करते हैं। इसकी दक्षता 75% होती है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका कोरलेस डायरेक्ट इंडक्शन फर्नेस, मतलब प्रत्यक्ष क्रोड सहित प्रेरण तापन। तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोर का प्रयोग नहीं करते हैं और इस भट्टी में हम जिस भी पदार्थ का गर्म करना होता है उसके ऊपर प्राथमिक कुंडली लपेट देते हैं। मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये आपको पदार्थ इसको गर्म करना है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसे वायर्स को कुंडली को लपेट देंगे। ठीक है, तो इस भट्टी में जिस पदार्थ को गर्म करना होता है इसके ऊपर प्राथमिक कुंडली लपेट देते हैं और एसी द्वारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एसी किस प्रकार से ये होता है। और वह पदार्थ प्रेरित विद्युत धारा वह पदार्थ जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल के द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा से गर्म होने लगता है। अब देखिए इस भट्टी के द्वारा तांबे की नली, तांबे का फ्लैट अथवा डिस्क आदि को हीट किया जाता है। इसमें कोर नहीं होता है, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं इसमें कोई कोर नहीं है, इसलिए फ्लक्स घनत्व बहुत कम होता है। अब आपका जो फर्नेस में नेक्स्ट है वो है इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में, तो ये जो इनडायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस होता है, इस भट्टी में क्या होता है, उष्मा का उत्पादन डायरेक्ट, मतलब कि नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट है तो इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट इसमें उष्मा का उत्पादन चार्ज में न होकर कंटेनर में होता है और कंटेनर से रेडिएशन द्वारा उष्मा का संचालन चार्ज में होता है। मतलब इनडायरेक्ट कोर टाइप फर्नेस है तो इसमें जो भी पदार्थ हमको जो भी चार्ज गर्म करना होगा उसमें डायरेक्ट हीट जनरेट नहीं होगा। एक कंटेनर में इसमें क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है और उससे संचालन के माध्यम से वो चार्ज में जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष, मतलब डायरेक्ट इसमें कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। और इसका उपयोग जो होता है उष्मा उपचार में होता है। अब देखिए इसका प्रयोग क्या होता है, धातु को गलाने के लिए नहीं होता है। इन भट्टियों का तापक्रम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही सीमित रहता है। अब नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट कोरलेस इंडक्शन हीटिंग। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। इस भट्टी में कोर का प्रयोग नहीं होता है। इसमें चालक पदार्थ का एक पात्र होता है जिसके चारों तरफ एक कुंडली लपेटी गई होती है। अब इस पात्र के अंदर गर्म किए जाने वाले पदार्थ को भरा जाता है तथा कुंडली को एसी सप्लाई दिया जाता है। इस पात्र में ही उष्मा उत्पन्न होता है जिससे विकिरण द्वारा पदार्थ गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। यह होता है आपका एक, देख सकते हैं यहाँ पर एक पात्र है, ये जो पात्र है और यहाँ पर इसमें क्या किए हैं, गर्म किए जाने वाले पदार्थ है और इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो ये पात्र आपका क्या हो जाएगा, ये जो गर्म किए जाने वाले पदार्थ है वो गर्म हो जाएगा।
अब इसी में देखिए आपका नेक्स्ट आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट वही आपका हमको बता रहे हैं, पूरे डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इंडक्शन हीटिंग के टाइप क्या है, भट्टी क्या है, तो ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, और इसको पहले बताए भी नहीं थे शायद, अपने लिस्ट में ये सब नहीं बताए थे, तो यहाँ पर आप बता रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी होता है इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग क्या, देखिए जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य एयर गैप को कम करके, जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, इसके मध्य एयर गैप को कम कर देंगे, जब दो इलेक्ट्रोड के मध्य हम एयर गैप को कम करके उच्च वोल्टता प्रदान करते हैं तो स्थिर वैद्युत प्रभाव के कारण वायु अंतराल में वायु क्या होता है, आयनित हो जाता है। इस प्रकार दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क उत्पन्न होने से उच्च तापमान प्राप्त होता है, इसे हम आर्क तापन कहते हैं। और वायु माध्यम से बहने वाली विद्युत धारा को वैद्युत आर्क अथवा विसर्जन कहते हैं। और वैद्युत आर्क द्वारा क्या करते हैं, उष्मा को हम आर्क तापन भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे डायरेक्ट आर्क हीटिंग, मतलब कि डायरेक्ट आर्क हीटिंग बोल सकते हैं, और डायरेक्ट आर्क फर्नेस भी बोल सकते हैं। तो कि देखिए इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एक सर्कुलर फर्नेस होता है जिसके इनर सरफेस पर रिफ्रैक्टरी मटेरियल से लाइनिंग करते हैं, और रिफ्रैक्टरी जो पदार्थ है उसको हीट इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, और फर्नेस की गहराई में हम चार्ज मटेरियल को रखते हैं, और यह पीसेस के फॉर्म में होता है। और इसके बाद देखिए इसमें जो आपका है नेक्स्ट डायरेक्ट आर्क फर्नेस। तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस जो होता है उसमें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप उत्पन्न होता है, और धातु के पिघलने के कार्य 3 से 6 घंटे तक होता है, और 50 से 100 टन तक की समान साइज की भट्टियाँ होती हैं इसमें। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम धातु अयस्क को पिघलाने तथा मिश्र धातु बनाने में होता है, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हम अगला इसमें देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी दिया गया है, इसको हम नहीं बताएंगे कि वैद्युत आर्क भट्टी जो होती है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस 3 प्रकार के इलेक्ट्रोड प्रयोग होते हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोड। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर अब हम देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। देखिए डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का मतलब होता है परावैद्युत तापन। तो देखिए परावैद्युत तापन से अधातु जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, चाइना मिट्टी, कांच, सिरामिक आदि का तापन आसानी से होता है। मतलब कि जो अधातु पदार्थ हैं जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, इन सब का तापन हम डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग की सहायता से करते हैं, और इसे उच्च आवृत्ति संधारित तापन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम अगर आता है तो ये बना देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा आपको, अच्छे समझा भी देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सप्लाई से इधर कनेक्ट कर गया, और ये चार्ज मतलब जिस पदार्थ को गर्म करना है वो चार्ज यहाँ पर, और ये सिलाकार क्या है, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो देखिए ऐसे पदार्थ जिनका फ्लेम द्वारा तापन संभव नहीं होता है उन्हें हम परावैद्युत तापन द्वारा गर्म करते हैं, और जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है उसे धातु के 2 शिलाकार इलेक्ट्रोडों के बीच रखा जाता है, और उच्च वोल्टता की आवृत्ति प्रदान की जाती है। तो परावैद्युत तापन में देख सकते हैं जिस भी पदार्थ को गर्म करना होता है, ये 2 शिलाकार इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच जिसको गर्म करना है यहाँ पर रखे हैं, और इसको हम उच्च आवृत्ति की वोल्टता से कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग, आवरक्त या विकिरण तापन। तो देखिए यह क्या होता है, यह अप्रत्यक्ष प्रतिरोध तापन का एक विकसित रूप होता है। इसमें टंगस्टन फिलामेंट लैंप का प्रयोग रेडियम लेपित परावर्तकों के साथ किया जाता है ताकि संपूर्ण विकिरण ऊर्जा परिवर्तित चार्ज को गर्म कर सके। और इस तापन में क्या होता है, ये जो आप यहाँ पर नाम से देख सकते हैं ये इंफ्रारेड है, ठीक है। तो इसमें इस तापन में केवल विकिरण द्वारा ही चार्ज को ऊष्मा दी जाती है। और जैसे टंगस्टन फिलामेंट होता है तो टंगस्टन फिलामेंट में 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ही अधिक से अधिक ताप किरण निकलती है, जिन्हें अवरक्त किरण कहते हैं, इसलिए अवरक्त तापन भी कहते हैं। इसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव हीटिंग। तो माइक्रोवेव हीटिंग क्या होता है, यह जो होता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग का विकसित रूप होता है, और जो डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग है उसमें आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज से 150 मेगाहर्ट्ज तक के रेंज में प्रयोग की जाती है, जबकि इसमें आवृत्ति 500 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के रेंज में प्रयोग होती है। तो माइक्रोवेव हीटिंग के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना काफ़ी ज़्यादा वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया है, तो यहाँ पर जितना भी हमने इंपॉर्टेंट हमने आपको बता दिया है। तो UEE का आप लोग तैयारी करते रहिए, नोट्स वगैरह एक बार फिर से हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम में हमने जो उसका लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो पिन किया है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जो एग्जाम टाइम PDF नहीं अपलोड करते हैं, क्योंकि वहाँ से कई लोग शेयर करके यूट्यूब के लिए या फिर सेल करने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग PDF भी दे देंगे, क्वेश्चन बैंक भी दे देंगे, नोट्स भी दे देंगे, और वेबसाइट पर भी सब कुछ कंटेंट पड़ा है प्लेलिस्ट से, बस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं, एक नेक्स्ट मैराथन क्लास इसका आएगा जिस दिन एग्जाम होगा। 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे केवल, लेकिन सब कुछ वो भी बता देंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।